रोड़े रपटे की बात हुआ है, मुद्दे की बात हुआ है भाई, देश में विदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नई नीति आई है, कहाँ के किसकी स्ट्राइक हो रही है, किसको पीटा जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, इन सारे मुद्दे की बात करेंगे। अपना पे बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो रहे हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी भाई। पहले तो मुझे ये बताओ भाई, आपने तकरीबन सारे डॉक्टर साहब बोलते होंगे, आप सच बलारा जी भी में बोल रहे आप हैं, सच में देवेंद्र। डॉक्टर हो या वही बात है एक कहने के लिए भाई हाँ अच्छा लगा, थोड़ा बारिश आवाज लगा कि भाई हाँ डॉक्टर है भाई, कुछ तो बात हो गई। ना मैं असल में क्या है कि डॉक्टरी भी पढ़ रखी अच्छा। और फिजिक्स का स्टूडेंट भी रहा, ओके। तो मैंने दोनों का अंतर किसी तरफ से ले लो, चिकित्सा के हिसाब से भी चिकित्सा भी आवे है, नेचुरोपैथी थोड़ी बहुत, ठीक है। और पढ़ाई के हिसाब से भी लगा ले। पर वो क्या होता है, यूनिवर्सिटी में जब जाया करें ना, हम्म। तो वो कहने लगे फिर आप फिर चल जाए, फिर आगे फिर जिन्हें पता लगा कि भाई डॉक्टर साहब हैं, तो फिर वो डॉक्टर साहब कहने लग जाए तो नाम लंबा पड़ा, यूँ कहना छोटा पड़ा, लोग जाए तो थोड़ा होकर है। और फिर वो नाम थोड़ा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि वो कोरोना वाले टाइम पे वो वैक्सीन के टाइम पे मैंने चली एक थी। बीओ से बात करी थी, तो वह वीडियो वायरल होगी कि मैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा बोल रहा हूँ। हाँ। तो लोगों ने सोचा कि वो शायद एलोपैथी वाला डॉक्टर होगा, तो एलोपैथी वाला नहीं हूँ मैं, नेचुरोपैथी वाला हूँ। क्योंकि पता और क्या पढ़ाई, हुआ है, हाँ चलते रहो। पता क्या होता है, जितने अपने नए दर्शक आवा नहीं, कई बार क्या हुआ है जिस चीज़ पे लोगों ने विश्वास सा नहीं होता नहीं, तो उस पर शक करेगा रहे, और शक स्टार्ट होएगा शुरुआत है नाम तय भाई, इसका नाम क्या है। ना देवेंद्र बलारा आपने बोल दो खाली। डॉक्टर डॉक्टर है आपका, आपने सारे डॉक्टर का है, आपका नाम का डॉक्टर लगा है, ये लोग कई बार पूछना भाई पहले तो इसकी क्वालिफिकेशन बता दी, कदे वो डॉक्टर ले रहे हो मानो बकांदा हो। देखो, मैं उन लोगों के लिए उनका आँख खोलने के लिए मैं एक बात बताया करूँ, हमेशा शुरू से ही एक बात बताया करूँ, हाँ। किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन पे मत कभी भी जाओ, अच्छा। उसकी बात पे जाओ। क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग जो अपने आप को बोलते हैं ना, उन लोगों ने तो समाज को धोखा दिया। जैसे आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें सारे के सारे एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इसमें एमबीबीएस भी हैं, एमडी भी हैं, और भाई ये मतलब दूर दूर से अप्रूवल लिए हुए भी हैं, WHO में काम करे हुए भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन तो चेयरमैन रहे कोरोना के टाइम पे वहाँ के। उन सब ने देश के साथ धोखा किया, सभी ने, सबने कोरोना की देश वैक्सीन में के नाम पे। देश में जितने भी जितने भी हैं, डॉक्टर थे जिन्होंने जितने भी कोरोना की IELTS स्टडी वैक्सीन कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को कहा, उन्हें धोखा किया ना। अब तो कह दिया ना सरकार ने कि हाँ इससे डेथ होगी, सरकार ने यह बात कह दी, मान डेथ ली, होगी। एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अपनी केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि कोरोना से मौत होगी, हम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि हमने धक्का को नहीं करा। कोरोना तो एक बीमारी होगी, वैक्सीन की बात है ना, वैक्सीन से मौत होगी, हाँ, वो मायने वैक्सीन रखता से है। मौत होगी, मैं वही तो कह रहा हूं। ये स्पेशली ये कहा गया भाई वैक्सीन से मौत होगी, बिल्कुल। और कंपनियों ने अपनी फैक्ट शीट में वैक्सीन लगाने से पहले लिख रखा था कि इसमें पैरालाइज भी हो सकते हैं, तुमको एलर्जी भी हो सकती है, तुम्हारे घुटने भी खराब हो सकते हैं, तुम्हारे जॉइंट पेन भी हो सकता है, तुम माँ भी नहीं बन पाओगे, तुम्हारे कैंसर भी होगा, तुम्हारी किडनी भी खराब होंगी, तुम्हारे लग्स भी खराब होंगे, दूसरा तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर पाओगे, नपुंसकता और बांझपन भी आ सकता है। ये सारी बातें फैक्ट शीट में लिखी हुई थी, गवर्नमेंट को मालूम था, और उनको मालूम, और डॉक्टरों को भी मालूम था। अगर उनको मालूम नहीं था तो ऐसे हरामियों को डॉक्टर क्यों बनाया, और अगर मालूम था तो उन्होंने जानबूझ के देश के लोगों की जान खतरे में डाली। डॉक्टर साहब ये भी तो बात है ना, ये भी तो बात है ना, अभी कभी अभी हॉस्पिटल में जाओगे ना, या कोई दिक्कत है बड़ा बीमारी, कोई थोड़ी बड़ी बीमारी है, उसमें डॉक्टर साइन कराए करें, और साइन में नू कह रहे हैं भाई यदि इसकी वजह है, हमारा इलाज की वजह है, यदि आपको कुछ हो जाता है बाई चांस, रिस्क रिस्क लिखा है और उसमें साइन कराया है, वो तो उसने पहले भी कही कर दिया था बात भाई, रिस्क तो है किसी भी चीज में। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, जो साइन करवाता है कंसेंट फॉर्म होता है वो। हाँ हाँ ठीक है। वो कंसेंट फॉर्म का मतलब है सहमति पत्र। हाँ वही कि और उस सहमति पत्र में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं जो इलाज करूंगा, मैं तुम्हारा पथरी का इलाज करने जा रहा हूं, अगर बाय चांस मेरे से कुछ गलती हो गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम खुद आए हो यहां अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। ये कंसेंट फॉर्म में ये लिखा होता हाँ, है। ये होता है। अब जब आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो क्या किसी डॉक्टर ने, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब
जानकारी देने के बाद सामने वाले की सहमति। अब मुझे आप ही बता दो अजय भाई, क्या किसी डॉक्टर ने किसी इंसान को वैक्सीन कोरोना की लगाने से पहले उसकी कंसेंट ली थी? क्या बताया था कि इस वैक्सीन से मर सकते हो आप? बताया था कि इससे तुम बांझ और नपुंसक हो सकते हो? बताया था क्या? मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बताया ना। हाँ। किसी को भी नहीं बताया। तो बिना बताए, बिना अगले की सहमति के उल्टा आपका राशन बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, सैलरी बंद हो जाएगी, हाजिरी नहीं लगेगी, दुकान नहीं खोल पाओगे, मंडी में नहीं जा पाओगे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, फ्लाइट की टिकट नहीं होगी, आप बाजार में नहीं उतर सकते, वैक्सीन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये कंडीशंस लगाई थी ना। फिर इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज हुई थी। सामने वाले को बताना चाहिए था कि इस वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, उसके बाद कोई लगवाना चाहे तो लगवाए, नहीं लगवाना चाहे तो उसको छूट होनी चाहिए थी। लेकिन वो कह रहे जबरदस्ती। अब इसका मतलब है जिसका वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर अभी मौतें हो रही हैं, जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए ना। तो मैं ये बता रहा था कि जिन लोगों को आप एक्सपर्ट मान रहे थे, जिनको आप मसीहा मान रहे थे, जिनको आप पढ़े लिखे मान रहे थे, जिनको आप एजुकेटेड मान रहे थे, उन लोगों ने आपके साथ धोखा किया। अगर गांव का अनपढ़ आदमी आपको सच बता रहा था और आपको बचाने की बात कर रहा था, आपकी आज़ादी की बात कर रहा था, तो यहां उससे पूछकर कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, उसकी आपके प्रति कंसर्न की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं इंसान हूं। मुझे इतना तो पता है कि मेरे शरीर के बारे में निर्णय लेने का फैसला मुझे करने का अधिकार होना चाहिए। मुझे इतना तो पता है कि भैया तुम्हें मालूम होगा इस वैक्सीन से क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कम पता होगा, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, इस बात के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और इस जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो मेरी आवाज जबरदस्ती के खिलाफ थी। जैसे गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जब उनको इस्लाम कबूल करने को बोला गया तो उनका जवाब मालूम है क्या था? उन्होंने ये कहा था, हमें इस्लाम कबूल करने से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है जबरदस्ती से। कि तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? कोई भी आदमी किसी भी आदमी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? जबरदस्ती रेप के बराबर मानी जाती है। तो तुम किसी की अस्मिता को, किसी के शरीर को उसकी मर्जी के बिना छेड़ रहे हो, वो उसकी अस्मिता का हनन है, वो उसके साथ रेप है। तो इन लोगों ने, ये डॉक्टर सारे रेपिस्ट बने। मेरी जो लड़ाई थी वो ये थी। ये जो आपने जबरदस्ती वाली बात करी, हाँ, इससे तो मैं भी वो करता हूँ भाई, हाँ ये चीज सही है, बस जबरदस्ती से कोई भी चीज हाँ, करवाई नहीं जा सकती। मैं बाकी मतलब मैं हूँ, हाँ, अभी मैं हूँ, यदि मैं मंदिर में जाता हूँ या कहीं हाँ, बड़ा कहीं भी इंसान जाओ है, यार। कोई भी, अपना बड़े बुढ़े में कहते हैं मैं पैरा हाथ लाए कर, हाँ, यदि मैं आपकी इज्जत करता हूँ ना मन से, हाँ, तो ना तो आपने मेरे साथ जबरदस्ती करनी जो, तो भाई ना ना तो पैरों का पैरों हाथ का लगाने की जरूरत आपको हाँ, मालूम होना चाहिए। यदि मेरे मन में इज्जत है ना आपके लिए, तो ऑटोमेटिक में पैरों का हाथ वो मैं अपने नहीं आप भी को दर्शाऊंगा भाई लगाओगे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। नहीं भी लगाओगे अजय हाँ। भाई, मतलब किसी के भी पैरों पे हाथ आप नहीं लगाते हो, आपकी आंखों में सामने वाले के प्रति जो शर्म है, जो इज्जत है, वो साफ दिखाई हाँ, दे हाँ, जाती बिल्कुल दिख है। जाती है। कोई जरूरत नहीं जी, होती, जी, बिल्कुल। जबरदस्ती करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। जो आपने अभी ये वैक्सीन वाली बात बताई भाई, वैक्सीन के बारे में बोला गया है, एफिडेविट निकाला गया है कि वैक्सीन से बिल्कुल मौतें होंगी या हुई ना हुई, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। ये किस ऑथराइज या कोई कंपनी है या कोई सरकार, स्पेशल सरकार ने ही इसको निकाला? अरे किसने नहीं निकाला है? भैया, निकाला नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं बताता हूँ। 2 बहनों की मौत हुई थी मुंबई में, मुंबई या पुणे में शायद। अच्छा, कब हुई थी? वैक्सीन के बाद ही हुई थी, वैक्सीन के बाद 2021 में जब हुआ। उनके माता पिता ने वो केस किया था कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का मुआवजे का, या 1000 करोड़ का, शायद ऐसे कुछ, 1000 करोड़ का। ठीक है। तो वो जो 2 लड़कियां थी, उनके माता पिता की जब वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो चीफ सेक्रेटरी है, वीना करके कुछ नाम है उसका, ठीक है, उसने ये एफिडेविट दिया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। उसने केंद्र सरकार की तरफ से कैसे, मतलब समझा नहीं मैं।
चीफ सेक्रेटरी ही देता है, केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री कभी चिट्ठी नहीं लिखता, आदेश कभी भी मुख्यमंत्री नहीं लिखता। हाँ, लोग ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लिखता है। ये थोड़ा रहता है ना अपने देश में, भाई यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, मोदी ने गड्ढे करवाए दिए, वो जरूरी थोड़ा मोदी ने करवाए हैं, जो उसके नीचे की जो व्यवस्थाएं हैं एक के ऊपर एक के वो ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी मेरे से ज्यादा हिम्मत नहीं रखता, मतलब ताकत नहीं रखता। नरेंद्र मोदी की ताकत मेरी जितनी ही है, आपके जितनी ही है। यही तो मैंने पर्सनली नहीं देखा उसमें हिम्मत है या नहीं अरे है। नहीं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपके बारे में बता सकता हूँ यार। मैं संविधान के हिसाब से बोल रहा हूं। संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से क्यों एक वोट आप डाल सकते हो, एक वोट मैं डाल सकता हूँ, एक नरेंद्र मोदी डाल सकता है। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों में, अगर 20 लाख लोग वहां थे, उन 20 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों ने मान लो उसको चुन लिया और वो लोकसभा में पहुंच गया, तो अब उसको समर्थन देने वाले 200 पार्लियामेंट के मेंबर और थे, तो उनको भी जिन्होंने चुना हुआ था उनका भी समर्थन उसके साथ। तो अब उन लोगों की ताकत उसके साथ है, इसलिए वो ताकतवर है, सही है। ना कि उसकी कोई ताकत नहीं, उसकी कोई ताकत, इसलिए वो उसकी पोस्ट की ताकत। हाँ, इसलिए वो कभी भी कहीं साइन नहीं करता। मुख्यमंत्री के कहीं साइन नहीं होते, प्रधानमंत्री के कहीं साइन नहीं होते। किसी भी मंत्रालय में, मंत्रालय जो है वो चीफ सेक्रेटरी को या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ही देता है, और वो साइन हमेशा सचिवालय से ही आते हैं। इसलिए ये बात हमेशा सबको मालूम होना चाहिए कि जब किसी सरकार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लिख के देता है तो समझो सरकार लिख रही है, मतलब वो उससे ऑथराइज है, सरकार का ही बयान है, अरे सरकार का ऑफिशियल बयान ही वो है। हाँ, वो है। तो उसमें लिखा गया, वहां पे बताया गया है उसको, भाई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ अपने पत्र। पास है वो एफिडेविट? अरे यार वो तो 2 साल पहले की बात हो गई, 3 साल पहले की, कितना कहीं चिल्लाए। तो उपलब्ध होगा ना वो? हाँ है मेरे पास, मेरे फेसबुक पे लगा हुआ है, मैं भेज दूंगा आपको। आप भेज, मैं वीडियो में लगा दूंगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं, है, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा जी। तो अभी एक और वैक्सीन की चर्चा चली हुई है, अभी रिसेंट मुद्दा चला हुआ है, मैंने पोस्टर भी देखे हैं, रास्ते में कहीं गया हुआ था तो मेरे को उसके बारे में पता चला, HPV वैक्सीन। एक बार इसके बारे में बताओ, ये क्या चीज़ है, कौन सी वैक्सीन है ये? मोदी ने घोषणा करी है अभी कल की बात है, आज जो हम बैठे हैं यहाँ, हम 2 मार्च को बैठे हैं। 1 मार्च को राजस्थान से नरेंद्र मोदी ने एक लड़की को वैक्सीन लगाकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, शुभारंभ कर दिया। शुभारंभ नहीं, कुआरंभ, जो भी है वो कुआरंभ। उनकी भाषा में शुभारंभ नहीं, ये दुर्गति के लिए है, ये हमारे देश की लड़कियों को बांझ बनाने के लिए है, ये हमारे देश की लड़कियों को कैंसर करने के लिए है, ये हमारी लड़कियों को बर्बाद करने के लिए। क्या चीज है, मतलब मेरे को मैं आपको इसके लिए है कौन सी, मैं बता रहा हूँ। HPV का वैक्सीन मतलब क्या है? अपने छोटे बच्चों को पैदा होने से लेकर और बड़े होने तक, पोलियो से लेके मीजल्स और जितनी भी वैक्सीन हैं, उन सारी वैक्सीन्स की जानकारी के लिए आप लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। ये पहली किताब ऐसी आई जो छोटी फॉर्म में आई और जिसने सारी जानकारी इकट्ठी कर दी WHO के और ऑफिशियल जो अस्पतालों के आंकड़े और जर्नल से उठा करके। इस वैक्सीन, इसके बारे में, इसमें में 2 चीजें हैं जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। पहली जो बात है वो यह है, नवंबर 2020 में, ये मैं आपको दे के जाऊंगा, इसके पेज नंबर 45 और 44 पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा और इसको एक लार्ज करके बताइएगा कि एक स्टडी हुई जिसमें यह पता चला कि वैक्सीनेटेड बच्चे अनवैक्सीनेटेड के मुकाबले करीब करीब 50 से 100 गुना तक बीमार ज्यादा होते हैं। जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो कम बीमार होते हैं और वैक्सीनेटेड ज्यादा बीमार होते हैं। मेरे अपने जनता सरकार मोर्चा में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, मतलब 300-400 बच्चे ऐसे मेरे समझ में है, मेरे नॉन में है। आपने सर्वे करवाया है या मतलब आप? ये ऑफिशियल डाटा है सरकार का, और जो असली डेटा है इससे कहीं भयानक है। यानी वैक्सीनेटेड बच्चे ज्यादा बीमार होने का, बीमारियां होने का, और अनवैक्सीनेटेड बच्चों के अंदर बीमारी ना होने का। जैसे वैक्सीनेटेड बच्चों को क्या क्या, एलर्जी, डर्मेथाइटिस, बिहेवियरल इशू, ADHD, गैस्ट्रोएंटराइटिस, वेट के डिसऑर्डर, खाने के डिसऑर्डर, सीजर्स यानी कि वो जो वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसका, वो पढ़ गया, दौरे पढ़ते हैं, दौरे, आई डिसऑर्डर यानी आंखों के चश्मे, वैक्सीनेटेड मिलेंगे सारे के सारे। कोई भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे को कभी चश्मा नहीं लगता, ध्यान क्या देना। वैक्सीन आने से पहले या कोरोना आने से पहले किसी को चश्मा नहीं लगता था? नहीं था, किसी को चश्मा नहीं था। आप देख लो, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से पूछना। जब लोगों ने टीके लगवाने चालू किए,
गांव में झोला छाप डॉक्टर होते थे, किसी या को बुखार हो वैक्सीन की बात करो या ऑफिशियल टिक्कों की बात करो, ओ कब भाई से यार, start करें? जब शरीर में पंचर करके कुछ डाला जाता है वही वैक्सीन है, वो टीका ही वैक्सीन है। अच्छा, आई बात समझ में? हाँ, शरीर में सुई से जो डाल दिया वो वैक्सीन ये है। चीज तो मैं मानता हूँ भाई। हार्ट अटैक आने भी टीका शुरू लगाते हुए। हैं तो वो एक डायरेक्ट कह देते हैं भाई हाँ इसको शॉर्टकट में ये कर दो सीधा। मैं कह रहा हूं हमारे शरीर में जिन जिन लोगों ने वो टीके लगाए थे बुखार के दौरान या किसी और बीमारी में, केवल उन्हीं लोगों को बाद में डिसऑर्डर्स हुए थे। आप गांव में जाकर देखना, जो बंदा आज 90 साल से ऊपर का जिंदा होगा उसके बारे में जाके पता करोगे तो वही आदमी मिलेगा जो डॉक्टरों से बचा रहा है गांव में। जो डॉक्टर से बच गया वो बीमार नहीं, जो बीमार नहीं हुआ वो अभी भी नहीं हुआ। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवा इसको कुछ नहीं हुआ। गांव में जाके पता करो, जिसने लगवा रखी सब की बैंड बजी हुई है। अच्छा, बुखार ज़्यादा होएगा ऐसे बच्चों को, ठीक है। और ये मैं दे दूंगा, इसको आप पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ये इसके अंदर पूरा दिया हुआ है, ये मैंने मोड़ के रखा था। फिर एक पेज नंबर 87 है, ये सिर्फ HPV के लिए डेडिकेटेड है, इसको आप पढ़ने का। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूं इसमें टोटल, ये अब मैं दिसंबर 2019 की बात बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दिसंबर 2019 की, क्योंकि 2019 में बिल गेट्स ने HPV की वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात और आंध्र प्रदेश की आदिवासी लड़कियों के ऊपर। ये ऑफिशियल ह्यूमन ट्रायल बिल्कुल ऑफिशियल है, संसद में इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी गई है, दर्ज है वहां पर। और ऑफिशियली केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में, संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में यह माना हुआ है कि वो लड़कियों के ऊपर ह्यूमन ट्रायल हुआ बिना उनकी कंसेंट के, और उन लड़कियों को वो साइड इफेक्ट्स आए। हालांकि मेडिकल फार्मा के जो दलाल थे उन्होंने रिपोर्ट में ये करके गड़बड़ी कर दी कि भैया उन लड़कियों को तो एलर्जी की वजह से मर गई वो तो, या सांप ने काट लिया था इसलिए मर गई वो तो। एक्चुअली वो इससे हुई थी। इसमें जो जब 2019 की वो रिपोर्ट आई तो इसमें एडवर्स इवेंट कुछ दर्ज हुए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं आपको बताऊं अजय भाई। हमारे देश में जैसे जितने लोग आप इस वीडियो को सुन रहे हो, एक बार इस कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइए, क्या आपको ये मालूम है कि वैक्सीन लगने से यदि आपको चक्कर भी आते हैं या आपको खुजली भी होती है या कुछ भी होता है, बुखार हो जाए या कुछ भी होए, उसके लिए एडवर्स इवेंट नाम का एक एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, पता है इस बात का? नहीं पता। AEFI रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, कौन सी रिपोर्ट होती है? इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन लगने से किसी बंदे को कुछ भी हो जाए तो सरकार की वेबसाइट पे जाके हमको बताना होता है कि भाई हमें ये हो गया इस वैक्सीन से, इस चीज से मेरे को ये नुकसान हुआ। हाँ ठीक है। क्या आप लोगों को मालूम है? आपको भी नहीं पता, मेरे को कोई पता नहीं। देखने वालों को भी नहीं पता। अब आप सोच कर देखो, जितने लोग कमेंट करेंगे वो देखना, जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ उसको मालूम है, बाकी में पूरे गांव में जाके पता करोगे किसी को मालूम नहीं। उनको तो आपने PhD करवा रखी है बिना क्वालिफिकेशन बिना किसी उसके। अब मान लो जिसको पता नहीं है गांव में, अर्थात ये हो, इसका मतलब ये हुआ गांव में तो तकरीबन लगा के चलो 90 से 95% चीजों को तो पता ही नहीं। 99% को नहीं 99 लगा लो, ठीक है। अब मान लो उनको मालूम नहीं है, बिना मालूम हुए HPV वैक्सीन के साइड इफेक्ट के टोटल 64,270 एडवर्स इवेंट के केस आए। 64,000, ठीक है, सिर्फ HPV वैक्सीन के 64,000। उनमें से कहाँ पे ये? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडवर्स इवेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जहां जहां HPV वैक्सीन की रिसर्च हुई, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ, आप इसका पेज लगा देना 27 नंबर लेकर के। अब इसमें 3,092 रिपोर्ट लिए डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब है किसी का कान खराब हो गया, किसी की आंख खराब हो गई, किसी का और कुछ अंग खराब हो गया, कोई भी अंग खराब हो गया। 13,072 का आया डिड नॉट रिकवर, वो एक बार बीमार हुए तो दोबारा रिकवर हुए ही नहीं। कोरोना के केस में भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। 9,497 को लिस्टेड किया सीरियस, वो सीरियस रहे पूरा लगने के बाद, ये आप उसमें और लगा देंगे 523 आदमियों की डेथ हुई, ठीक है, लड़कियों की, सॉरी, ठीक है, ठीक है। हाँ ये कंप्लीट इसमें डिटेल है। ठीक है। दूसरा आपको एक बताया गया है, इन्होंने कहा कि ये जो HPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पिपलोमा जो वायरस, हाँ। ये ना शरीर के ऊपर दाने से हो जाते हैं, अच्छा, और उससे कभी कैंसर नहीं होता। ये मेडिकल फार्मा वाले झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं।
लोगों को बहका रहे हैं। मेडिकल फार्मा वाले बिल्कुल पूरी मेडिकल फार्मा, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चैलेंज कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर कोई डॉक्टर, चाहे एम्स से है, चाहे आईसीएमआर से है, चाहे दुनिया में डब्ल्यूएचओ से है, कोई एक सबूत बता दे किसी वैक्सीन से जहां यह साबित हो चुका है कि वैक्सीन लगने के बाद वो बीमारी नहीं होती है। एक भी सबूत नहीं है पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये फ्रॉड है कि वैक्सीन से बच्चों की बीमारियां रोकी जाती है। ये चीज तो किसी भी, और ये दवाइयाँ लेते ऑफिशियल हैं ना बा, डॉक्यूमेंटेड है। ये जो आप दवाइयाँ लेते हैं, अब मान लो मेरे को बुखार हो गया और मैं बुखार की दवाई ले रहा हूँ, तो वैसे दवाई तो इसलिए लेते हैं ना मेरे को बुखार ना हो। मेरे को 1 महीने में 15 दिन में दोबारा फिर हो जाता है, फिर मैं दवाई ले क्यों रहा हूँ? देखो, या तो ऐसी चीजों, भाई एक बार मैंने दवाई ली, मैं दवाई ले रहा हूँ, बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए। बीमारी दूर होनी चाहिए। ये बीमारी दूर करने के लिए एलोपैथी के अंदर बीमारी दूर करने का कोई प्रोविजन नहीं है। कोई दवाई आपकी बीमारी दूर नहीं करती, बल्कि ह्यूमन जो बॉडी है, आदमी का जो शरीर है, वो अपने आप को ठीक करने में सक्षम है। हाँ, ये खुद ही। और इसके ऊपर बाद में जाएंगे हम। मैं पहले HPV वैक्सीन पे चले जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जिन जिन लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था उनमें से आया, लड़कियों को क्या क्या दिक्कत आई ये समझिएगा। पहली बात, उनके पीरियड्स आने बंद हो गए, उनको गर्भाशय का कैंसर हो गया। वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा लड़कियों को हुआ और गर्भाशय का कैंसर गर्भाशय निकालने पड़े थे। बहुत लड़कियों के गर्भाशय निकले थे, बहुत सी लड़कियों की मौत हुई थी। जो बच गई थी उनका प्री मैच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी, यानी मां ना बनने का, जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन पाई, वो बांझ हो गई HPV वैक्सीन लगने के बाद। इसलिए आपके बच्चों की स्कूलों में जब भी, और एक और बताऊं, 2017 में पहला केस आया था जब 21 साल की एक लड़की को कंपनसेशन मिला था कि हां, कोर्ट में यह साबित हुआ था कि HPV वैक्सीन से मौत हुई है। तो फिर ये जो स्टार्ट किया अभी वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है राजस्थान से, उनके अकॉर्डिंग उनको तो सही लगता था, किया है। देखो ये बात साबित हो चुकी है अजय भाई कि नरेंद्र मोदी फार्मा कंपनियों का दलाल है। ये साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के साथ लगा हुआ हर व्यक्ति इस देश के ऊपर कोड है। ये साबित हो चुका है कि फार्मा कंपनियां हम लोगों को बीमार रखने के लिए काम कर रही है। ये कोरोना के दौर में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। और अभी का बजट देख लो आप, भारत का केंद्र सरकार का बजट देख लो, वहां पर 30-33 हजार करोड़ रुपया HPV की वैक्सीन के नाम का जा चुका है। देश को झूठ बहकाया जा रहा है। जो अभी नेशनल बजट आया, हाँ, उसमें टोटल 33,000 करोड़ रुपए का बजट निकलेगा HPV वैक्सीन के लिए। तो इसलिए वैक्सीन निकलेगा या निकल चुका है, उसके लिए इतना पैसा का बजट प्रोविजन रख दिया। अभी निकल चुका है। हाँ, देखो सर्च कर लेना कितना बनेगा टोटल करके, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज का। और दूसरी बात, इस बजट में 3 ही चीजें हैं, 2 ही चीजें हैं जो अगर बजट के ऊपर नजर दौड़ाओगे, इंसानों के लिए कुछ नहीं है, कंपनियों के लिए सब कुछ है। देश के लोगों को चूज करके कंपनियों को देना है और सारा बजट केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना है। मतलब सीमेंट, बजरी, रेत, लोहा और बाकी माइनिंग से पूरे देश का मतलब जो प्राकृतिक संसाधन वो खाली करके और सारी संपदा कंपनियों को सौंपने के लिए तो ये बजट बना है। यानी कि सारी लूट जो अंग्रेजों ने चालू की थी विदेश में लेकर जाने के लिए, जो रेलगाड़ी और ये सड़कें बना करके, ये खेल को बढ़ाने के लिए इन्होंने चालू किया है। और दूसरे नंबर पे बीमार रखकर अगली पूरी पीढ़ी को बांझ और नपुंसक बनाने के लिए। छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन बच्चों को वैसे ही बीमार रख रही है परमानेंट, और लड़कियों को लगने वाली उनको बांझ कर देंगी। आने वाले टाइम में जो इनको इस भारत की भू पर, जमीन पर कब्जा करना है यूरोपियंस को, वो गेम को अमली जामा पहनाने के लिए, और जो फैक्ट्री में बच्चे पैदा करने की मशीन लगा चुका है बिल गेट्स, पता है आपको ये बात? नहीं, मेरे को नहीं। फैक्ट्री में बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो कहते हैं बच्चा पैदा करने के लिए ना लड़की की जरूरत, ना लड़के की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं, केवल आपका डीएनए चाहिए, और डीएनए आपके बाल से भी मिल जाएगा, डीएनए आपकी खाल से भी मिल जाएगा। उसमें भी आया था, ये फाइल आई थी अभी, एप्स्टीन फाइल में, एप्स्टीन फाइल, ये सारे दरिंदे शामिल हैं इसके अंदर। सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो इस खेल का हिस्सा है। जो इस खेल का हिस्सा नहीं है उन्हीं को या तो मारा जा रहा है, जैसे ईरान का सुप्रीम था, वो एप्स्टीन फाइल में उसका नाम नहीं था, और जिसका नहीं है, चाइना वाले का भी नहीं है, इसका
ये जो अभी वेनेजुएला वाले का भी नहीं है जिसको पकड़ लिया था, अच्छा। ठीक है, इराक वाले का भी नहीं था, सद्दाम हुसैन का भी नहीं था जिसको मार दिया गया था, गद्दाफी का भी नहीं था, उसको मार दिया गया था। जो इनके इस प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होंगे उनको मार दिया जाएगा और अदरवाइज देश के लोगों को लूटा जाता रहेगा और जो इसके खिलाफ बोलेंगे उनको सटका दिया जाएगा। मैं एक बात सोच रहा था डॉक्टर साहब, जो ये फाइल आई थी एप्स्टीन फाइल, उसकी मैंने कुछ वीडियो देखी है, पता नहीं है या नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कहा दूंगा उसे किया बिल्कुल, मगर जो चीज़ मैंने देखी है ना, मैंने आज से पहले वो चीज़ देखी नहीं थी कभी जिंदगी में, और मैं मुझे तो लोगों को भी कहूँगा भी वो चीज़ दिखनी भी नहीं चाहिए देखना किसी भी ने, मत। मगर वो चीज़ हुई है तो तभी देख रहे हैं आप, तो लोगों को उस चीज़ से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा दरिंदगी हम सोच भी नहीं सकते अपने माइंड में, करना तो बहुत बड़ी बात है, और ये हो चुकी भी है, ये फाइल में आ भी चुकी है, सोशल मीडिया पे भी लाइव है ये चीज़, तकरीबन पता नहीं 64,000 पता नहीं 1 लाख वीडियो शायद बताई गई उसमें, मगर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिनचर्या आराम से सुबह आते हैं, सुबह शाम को आते हैं, अपना खाना पीना खाया सो गए, मतलब फर्क। अगर इन्हीं देखो, यही बात किसी और आदमी को होती तो मतलब वो ऐसा हो जाता। क्योंकि मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ ना, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं दुनिया की खबरें ले तो सकता हूँ ना, मैं बैठा तो यहीं पे हो ना, यदि मेरे को असलियत किसी चीज़ की जाननी हो, कई बार कहा जाता है, बूढ़े बूढ़े कहते हैं, वैसे ओरिजिनल बात मानता हूँ भाई इसको, भाई आप ये कहते हैं ना भाई ईरान में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, हम वहाँ पे है तो नहीं ना, असलियत तो वहाँ का पता है, वहाँ के लोगों को पता है, ये कहते हैं। मैं तो अपने जितना अपना 60 किलोमीटर का एरिया ना, मैं इसके अंडर का तो बता सकता हूँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे से कोई आके पूछेगा, अमेरिका में बैठा कोई ये कह देगा करनाल में ये हो रहा है, उसको मानना ना मानना वो अपने ऊपर है। देखो, मगर ये जो इतनी बड़ी चीज़ हुई है, हमारे पास सबूत हैं, वीडियोस दिख रही हैं, इससे लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? देखो मैं इतनी बड़ी दरिंदगी की बात है ये। मैं एक बात बताता हूँ। दो चीज़ें होती हैं। पहली बात, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बाहर हो रहा है वो आपके घर में भी हो सकता है। यही बात, मेन ठीक है? चीज़ यही बात है भाई, कल दूसरी- को किसी और के साथ उनको हुआ है, लग रहा कल को है आपके साथ भी होगा। उनको लग रहा है कि वो जो बच्चे उठाए थे उन लोगों ने, और उन जो बच्चों के साथ जो हो रहा है वो आपके बच्चे के साथ नहीं हो सकता, उनको ऐसा लगता है। जब आप शमशान में जाते हो तो ऐसा लगता है यार ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब खत्म हो रहा है, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन शमशान से बाहर आते ही आदमी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो नहीं मरेगा, बाकी सब मर जाएंगे, इस तरह से रहता है। एक कॉमन सी बात होती है ना, अब बिल गेट्स का नाम है उसमें, ट्रम्प एक अभी फेस मैं- चेहरा अभी- उसके अभी मैं अंदर। दूसरा बताता हूँ। ट्रम्प राष्ट्रपति है अमेरिका का। अभी मैं आपको इसका बात बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को पहले से मालूम थी। जैसे अगर आप मुझसे ये पूछते हो, बल्कि इसमें राहुल ने जो पिछली बार एक पॉडकास्ट किया था उसमें मुझसे सवाल पूछा था कि आप इन लोगों के खिलाफ ऐसा बोलते हो तो क्या आपको डर नहीं लगता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं कि ये लोग खतरनाक हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग और इनको जानने वाले लोग ये मान चुके हैं कि ये काम केवल गुंडे लोगों का ही है, अर्थात उनकी गुंडई को आप नॉर्मलाइज कर चुके हो। पहली गलती। दूसरी गलती, आवाज़ उठाने का तरीका हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में सिखाया ही नहीं जाता। हाँ, ये चीज सही के फेवर में और गलत के खिलाफ बोलना हमारे परवरिश और हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। वहाँ जो टीचर बोल रहा है, जो बॉस बोल रहा है, उसी को मानना पड़ेगा, ऐसा करिकुलम बनाया हमारे हुआ यहाँ है। तो रट्टा सिस्टम चलता है, किताब पकड़ो, हाँ, जो जो लिख लिखा दिया वही याद वही कर लो। सुनाओ, ठीक है? वैसा ही सुनाओ, है अक्सर ना? बदलना चाहिए। इसीलिए एक तो ये परवरिश और शिक्षा का हिस्सा नहीं है। हाँ। इससे अगला बिंदु इसको सपोर्ट करने वाला ये है कि जो सोचने समझने की जो क्षमता है और सही निर्णय लेने की क्षमता है वो पाइनियल ग्लैंड से आती है। हाँ, पिछली बार आपने बताया था है ना? पॉडकास्ट में। हाँ। उसके पॉइंट्स आप उठा के देख लोगे। पाइनियल ग्लैंड अगर आपकी ठीक से काम कर रही है तो परमात्मा आपको सही और गलत का निर्णय लेने की ताकत दे देता है। वो कनेक्शन कुदरत से, प्रकृति से आपका हो जाता है। परंतु यदि आपकी पाइनियल ग्लैंड डाउन है और उसको कैल्सिफाइड है, उसके ऊपर कुछ परत चढ़ी हुई है, तो वो नहीं करती है। और उसको चढ़ने के तरीके हैं, क्या क्या हैं, मैं शॉर्ट में एक जस्ट 30 सेकंड में बता देता हूँ। फ्लोराइड जो कि पानी में मिला रहे हैं, ठीक। आर्टिफिशियल सुगंध जो कि डिओड्रेंट में, आपके मस्कीटो कॉयल में, आपके पाउडर में, साबुन में, हैंड वॉश में, इन सब में होता है।
तीसरा जो उसको रोकता है वाइट लाइट, जो आपकी गाड़ी की एलईडी में आपने यहाँ भी लगा रखी हैं, एलईडीज यहाँ पर भी, हर कमरे में हर घर में वाइट, जहाँ सफेद लाइट है वो सारी। पहले दूसरा बल्ब होता था, पहले हमारे येलो वाला गाँव होता में था, आता था, वो क्योंकि बदलता कुदरत की जो लाइट है, सूरज की लाइट, वो येलो है, मोमबत्ती की लाइट येलो है, आग की लाइट येलो है, वो फायदेमंद है, और जो वाइट है वो खराब है हमारे लिए। ठीक है, तो वाइट लाइट हो गई। चौथी चीज़ जो इसमें असर करती है वो है ग्लाइफोसेट, जो कि हमारे पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और हाइब्रिड बीज के अंदर डाला गया है। इसका मतलब आपकी थाली में आने वाला हर वो कौर, हर जो टुकड़ा है, वो सारा का सारा पाइनियल ग्लैंड को खत्म कर रहा है। ये जो अगली चीज़ है वाईफाई, अगली मतलब वाईफाई के रेडिएशंस, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है रिसर्च करने की। इसी वजह से हमें ऐसा महसूस नहीं हो पाता कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। जैसे कुछ लोग मुझे बोल देंगे कि तुम इतने दिनों से बोल रहे हो, तुमने क्या उखाड़ लिया इनका, तुमने क्या कर लिया। तो मैंने बोला कि देखो, आज मैंने बोलना चालू किया है, अगर मेरे बोलने से इनका फ़ोन आता है, मुझे धमकी आती है, इसका मतलब मेरे बोलने का असर हो रहा है। और अगर ये बात समाज का हर व्यक्ति, हर गली से ये आवाज़ आने लग जाए, तो इनको भागना पड़ेगा, इनको सच पे जाना पड़ेगा, और नया आदमी करने से पहले सोचेगा। तो इसलिए बोलना ही बंद करा रहे हैं, तो चुप हो गए हैं लोग। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोच नहीं रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। देखो, आपको फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप सड़क पे आकर नहीं बोल रहे कुछ भी। नहीं बोल रहे। राहुल को फर्क पड़ रहा है, स्वप्निल को फर्क पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है, लेकिन हम एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे, इसीलिए ऐसा लगता है कि फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें क्या करना एक्चुअली चाहिए? फर्क आप पड़ रहा है। ये बताओ, हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, हमें बोलना चाहिए पब्लिक स्पेस में। जैसे अभी हम वीडियो में बोल रहे हैं, फिर चौपाल में बोलना चाहिए, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके सामने ऐसे लोगों को लानत भेजनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ऐसे गंदे लोगों का साथ देने वाले लोग भी उन्हीं के जैसे होते हैं। ईमानदार आदमी अपने लिए अपने से बड़ा ईमानदार ढूंढता है नेता बनाने के लिए, और गुंडा लुच्चा आदमी अपने से गुंडा लुच्चा ढूंढता है। तो यदि कोई गांव का कोई गुंडा होगा, वो तड़ीपार को ही अपना नेता बनाएगा, वो शरीफ आदमी को अपना नेता नहीं बनाएगा, क्योंकि बड़ा गुंडा ढूंढेगा। तो ये आदमखोर लोग हैं। तो आपके गांव में इनको सपोर्ट करने वाला या आपके आसपास इनको सपोर्ट करने वाला आदमी भी आदमखोर है, ये समझ लो। तो उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उनके खिलाफ बोलना चाहिए, खुल करके। बोल नहीं सकते तो लिखना चाहिए, कहीं पेपर में नहीं लिख सकते, मैगजीन में नहीं लिख सकते, फेसबुक पे लिख दीजिए। फेसबुक पर भी नहीं लिख सकते, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। अपने स्टेटस पर भी नहीं लिख सकते, अपनी डायरी में लिखिए, ताकि आपके बच्चे ये जाने आपको, जब आप ना रहो, आप मर जाओ, कि हमारा जो पिता है, हमारे जो घर वाले हैं, वो इन चीज़ों को ऐसे देखा करते थे और वो इन चीज़ों के बारे में ये सोचा करते थे, ताकि आपकी सोच का पता लगे कि आप इस गंदी सोच के साथ नहीं हैं। और जैसे ही समाज से ये आवाज़ आने लगेगी, अभी क्या हो रहा है, नेता कुछ बोलता है और पब्लिक उसको फॉलो कर रही है। होना क्या चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी पब्लिक जो बोले नेता को वो करना चाहिए। हो उल्टा रहा है कि नेता जो बोल रहा है वो पब्लिक कर रही है, यानी कि हमें ये प्रोसेस को उलटना पड़ेगा। पब्लिक को वो पावर अपनी वापस लेने की अपनी ताकत का पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हो भाई, लोगों को बोलना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए चौपालों में, चुनाव पे असर दिखना चाहिए इस चीज़ का, भाई लोगों को। चुनाव पे नहीं, चुनाव पे नहीं, चुनाव के इतर भी पूरे 5 साल इस पे बोलना चाहिए। यही बात अभी चुनाव नहीं है, मैं तो 2021 में बोलने लगा। ये बताओ, ये मेरे जैसे जो लोग हैं 22, 23, 24, 25, 30 तक के अराउंड लगा लो, वो सभी हैं सोशल मीडिया पर। उनको तो पता है, उनके आगे आ जाती है ये चीज़ें, क्योंकि ट्रम्प तो आएगा नहीं, एप्स्टीन फाइल जिसने अपलोड की वो बताने नहीं आएगा हमें। उसने अपलोड कर दी, भाई हाँ इस पर लोग, जनता ज़्यादा देखती है तो इस पर डाल दी, हमने देख ली। मगर जो चर्चा वाली बात होती है ना, चर्चा करते हैं हमारे यहाँ बूढ़े बूढ़े, और बड़े बूढ़े उनके फ़ोन में बात पै जाएंगी, भाई कहानियाँ लगा लो या चेतावनी लगा लो, रागनी लगा लो, क्योंकि वो फीड उनके हिसाब से बनी हुई है, उनके आगे वो चीज़ कभी आती नहीं। और चर्चा हमेशा, मेरा मानना है भाई, जो चर्चा मेन चर्चा होती है ना, चुनाव वाले जब चुनाव होता है वो ढूंढते हैं, बस सर्वे करते हैं, वो सर्वे चौपालो टाइप में ही करते हैं, भाई वहाँ के लोग क्या बातें कर रहे हैं। उनके पास तो वो चीज़ पहुँच नहीं रही ना, मेन चीज़ ये है। तो ये काम किनका है? जिनको पता है उनको ये बीड़ा उठाना चाहिए कि हम और लोगों से बात करेंगे, नए लोगों से, अपने जीवन का। जैसे हमारे मोर्चे के साथी हैं, जनता सरकार मोर्चा के, हमारा शेड्यूल है कि हम लोग डेली अपने 2 घंटे
समाज में नए लोगों से मिलकर इन विषयों पर बात करेंगे ही करेंगे, चाहे अगला बंदा हमें रिजेक्ट करे, चाहे वो हमें सुने, चाहे वो हमें ना सुने, हम बात करेंगे। अब हमारे साथियों को मैंने बोला है कि आप वीडियोस बनाइए जब आप बात कर रहे हो, और वीडियोस डालिए, लोगों को बताइए कि लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा किसी के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएंगे, कोई बात नहीं, होने दो, ये चलने दो, हो जाएगा, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब लोग समझने लगे हैं। आपने देखा होगा कोरोना वाली वैक्सीन पर अब बताने की जरूरत नहीं है। HPV वैक्सीन अब कोई नहीं लगवा रहा। मेरे गांव में कोई HPV की वैक्सीन नहीं लगेगी, ये कन्फर्म है पपड़ाना में, ठीक है। और मेरे जनता सरकार मोर्चा का साथी जिस भी गांव में है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो जनता सरकार मोर्चा को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसके गांव में वैक्सीन नहीं लगेगी बच्चियों को, गारंटी है, एक भी नहीं लगेगी पूरे हरियाणा के अंदर, जहां जहां हमारा साथी है, क्योंकि उनको सब मालूम है। वो जा करके उस आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के मुंह पे मारता है ये किताब, क्योंकि अभी हमारे पास शॉर्ट में ये किताब अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल है, ढूंढ लीजिए। अभी बेस्ट सेलिंग किताब है ये पूरे वर्ल्ड में अमेजन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, बैन नहीं हो जाती है। अब बैन होती तो कन्फर्म हो जाता कि ये सच है, हाँ, सच ठीक है। अब बैन नहीं कर रही तो लोगों को पता नहीं, तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं इसका कि खरीदो वहां से। क्या है मतलब, खरीद के पढ़िए ना। किताब की कीमत कितनी है इसकी? 200-250 रुपये किताब की कीमत होगी इसकी, लेकिन आप लोगों को पता तो लगे ना, है। लोग सोचेंगे आजकल 299 रुपये किताब है, रिचार्ज करवा लूँ मैं, बुक क्या हाँ। पढ़ूंगा मैं। अरे ये अब आपके बच्चों की पूरी जिंदगी को बचा रही है भाई। गांव में एक किताब हो बस ये, और आंगनबाड़ी वर्कर को दे दो एक किताब, एक आशा वर्कर को दे दो, एक स्कूल के हेडमास्टर टीचर को दे दो, और एक गांव के जो कम्युनिटी वाला जो अस्पताल है वहां उसको दे दो। 4 किताब लगेंगी, और 4 किताब उनको पकड़ायाओ और समझायाओ कि HPV वैक्सीन पेज नंबर 87 चेक कर लो। इसको पढ़ने के बाद भी तुमने HPV की वैक्सीन हमारी लड़कियों को लगा दी तो थोबड़ा तोड़ दिया जाएगा, टांगे काट दी जाएंगी। सीधा बोलो मास्टर को, डॉक्टर को, तब पता चलेगा ना उनको कि लोग जाग गए हैं। ठीक है, अच्छा ये अपना मुद्दा तकरीबन पूरा हो गया। अगला मुद्दा अपना हरियाणा से रिलेटेड। हरियाणा में एक मुद्दा चला हुआ अभी, लोग गुस्सा भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई ये सही हुआ, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं भाई ये गलत हुआ। सुनील संधू जो हेड कांस्टेबल है, आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी हरियाणा के अंदर, उनकी वीडियो चलती हैं। हमने और हमारे समाज साथी सेवा भेजे, का- हमारे साथी भी भेजे उसके पास। अच्छा, हमारे साथी समाज सेवा करता है सुनील संधू, हेड कांस्टेबल है पुलिस में, नशे के खिलाफ अभियान चलाता है। बहुत सारी वीडियो देखे, बात भी हो रहे हैं बेचारे ने, और गरीबों को मतलब मदद भी करी है हर चीज़ की, कि हम देखते हैं अच्छा इंसान है मेरे हिसाब से। जो है मैं मिला भी उनसे, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका बहुत टाइम पहले, अभी तो नहीं, मगर पहले से लेकर अभी तक मतलब बहुत सारी मदद कर चुके हैं समाज में। वो नशे से रिलेटेड हो या गरीबी से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की मदद हो। मगर अभी उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब लोग कह रहे हैं भाई ये चीज़ गलत हुई, ये कानून का दुरुपयोग है। देखो इसमें ऐसे आदमी को कैसे सस्पेंड कर सकते हो भैया? एक तो गलत काम करता है, अच्छा लगता है भाई। देखो अजय भाई क्या है, और उनको ये कहा गया उसके विभाग में भाई इनको क्यों किया गया ये सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, अपने लीडर इंडिया वाले चैनल पर डाली थी। मैंने उसमें बताया था कि नए कानून आ रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों को रगड़ना उसका पर्पस है। उनके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप कोई भी अपना काम जो कर रहे हो, जो उस कुर्सी पर बैठकर होने वाला, वो आप सोशल मीडिया पर नहीं डालोगे। और पुलिस वालों के लिए भी पहले से ये एक चेतावनी है कि आप सोशल मीडिया पर अपने कामों की वीडियो बनाकर नहीं डालोगे। मैंने बहुत सारे पहले पुलिस वाले देखे हैं, वो भी डालते हैं दूसरी वीडियो। दूसरी इसी के साथ क्यों ऐसा? दूसरी बात, इसी के साथ नहीं, जो भी इस तरह का काम करेगा, जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा। कैसे मतलब सिस्टम के साथ खिलवाड़ का मतलब क्या है? आप चैलेंज कर रहे हो सिस्टम को, आप अधिकारियों को कह रहे हो कि तुम बचा नहीं रहे हो। अब जब आदमी ऐसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी पकड़ के जब जाएगा ना, तो पता चलेगा कि हो सकता है उस एरिया का सुपरिटेंडेंट भी उनके साथ मिला हो जिनके खिलाफ आप लड़ाई चला रहे हो। सुपरिटेंडेंट का तार देखोगे, उसके पीए से बात करोगे आसपास, पता चलेगा कि ये तो नेताजी भी इसके साथ ही शामिल हैं, मिले हुए हैं। हफ्ता तो वहाँ भी जाता है। नशे के तस्कर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते अगर पुलिस का आला अधिकारी और
सिस्टम में बैठा कोई मंत्री उनका सपोर्ट ना करता हो, उनका उनके लिए वाउच ना करता हो, उनके लिए सिस्टम में उनके लिए लूप होल ना ढूंढता हो। और ये दोगलापन भी तो है। ऊपर से तो हम ये कहते हैं भाई नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं पुलिस वाले, सरकार बहुत तकड़ी मतलब अभियान करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करती है, और ऊपर से सरकार शराब के ठेके खुलवाती है, सरकारी लाइसेंस देती है, और इतना सारा रिवेन्यू होता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिवेन्यू शराब के उससे होता है देखो सरकार आपने थोड़ी देर का। मगर एक साइड तो वो शराब के ठेके चलवा रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, और एक तरफ वो उसी पे खर्च करके उस नशे को बंद करने के लिए अभियान चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये दोगलापन नहीं हुआ? सेम डिपार्टमेंट नशा मुक्ति के लिए भी काम करता है, सेम डिपार्टमेंट नशे की दुकानों की खोलवाने के लिए भी काम करता है। उसी अखबार के पेज पर नशा मुक्ति का भी एडवर्टाइजमेंट सरकार की तरफ से मिलेगा, और उसी मतलब अखबार के उसी पेज पर जो है नए ठेके खुलने का मिलेगा। कि गेम क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पाइनियल ग्लैंड का जिक्र किया था। अभी हमारी टीम में एक साथी है दिल्ली से, उनके गांव में 297 करोड़ रुपए का मुआवजा फाइनल हुआ। ये हाई टेंशन वायर जो आनी थी, लाइन आनी थी HTL, उनकी ज़मीनों में वो खंभे गड़ रहे थे, तो उनको मुआवजा मिलना था 297 करोड़ रुपए का। मुआवजा उनके खाते में आया नहीं था। वो बोले अभी आ जाएगा अगले 15 दिन में। 15 दिन के अंदर अंदर उनके एरिया में, उनके गांव के चारों तरफ, उसके आसपास, मैं देख के आया था वहाँ, 5 एकदम वर्ल्ड क्लास ठेके खुले। पहले 5 ठेके, और फिर अकाउंट में पैसा डाला एकदम से। अकाउंट, अच्छा ठेके, सिर्फ ठेके नहीं खुले, वहाँ एक SUV गाड़ियों का एजेंसी खुली, एक बुलेट जैसी और बड़ी कंपनियों की 2 एजेंसी खुली, फिर महंगे कपड़ों की एक दुकान खुली, शोरूम खुला, फिर ये कचरा खाने वाला गोबर वगैरह खाते हैं ना, ये क्या होता है उसमें चोट सा दर के खाते हैं ब्रेड के अंदर, क्या चीज़ होती है? आप बर्गर बोलते होगे आप उसको, हम लोग गोबर बोलते हैं। बर्गर ये हाँ, तो उसी के अंदर मतलब वो बड़े बड़े कंपनियां जो आई हुई है, हम उनका क्यों एडवर्टाइजमेंट करें, इसलिए नाम नहीं बोल रहा मैं। तो उनकी दुकान खुली, जब वो सारी खुल गई, फिर वहाँ ज़मीन का वो पैसा आया, और जैसे ही पैसा आया लोगों ने दिखाना चालू किया। मतलब वो जिनकी वो हाई टेंशन वायर थी, उन्हीं की वो दुकानें हैं, यानी अल्टीमेटली उन्होंने मुआवजा देके उन लोगों से वापस ले लिया और जमीन भी ले ली। ये मॉडल एक्चुअली उसमें भी है। जैसे कोई ब्रांड होता है ना, हाँ, अपने यहाँ पे ब्रांड चलते हैं वो कपड़ों के अलग तरीके के, लोग सोचते हैं भाई ये कपड़ों का ब्रांड है, हाँ, मगर असल में वो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। लोगों को पता नहीं है, पता नहीं है उनका। तब मेरे को पता चला ना, मैं दिमाग के कहे तो उठ देख रहे हैं उस तरह के उठे भाई, ये गेम उसके पीछे क्या है। जब आप रिसर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये लाइट कंपनी, ये माइक कंपनी, ये कैमरा कंपनी, ये घड़ी की कंपनी, ये टोपी की कंपनी, और ये सारे जितना सामान यहाँ रखा है ये सब, और जिस गाड़ी में उठकर आप जाते हो, ये सब उन्हीं की है जिनकी पेट्रोल और डीजल कंपनी है, और ये उन्हीं की है जिनकी फार्मा कंपनी है, और ये उन्हीं की है जिन्होंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फंड करती हैं और एजुकेशन के लिए करिकुलम तैयार करती है। ये वही है जो WHO को चलाती है, और वो यही है जो नोट छापती है। यानी ये सारा एक ही जगह पे, वो उनसे आप लेते हो, आप कहते हो आपकी कमाई बढ़ गई, फिर आप कहते हो ना खर्चा भी बढ़ गया। यानी आपको एक तरफ कह रहा है कमाई हुई है, फिर आपको खर्चा करके उन्हीं को दे देते हो। तो आप अपने घर में लगने वाला सामान जितना लगाते हो, गेम उल्टा वहीं सीमेंट वाली भी, लाइट वाली भी, तार वाली भी, टॉयलेट वाली भी, शीट वाली भी, हाथ हैंड वॉश वाली भी, साबुन वाली भी, डिओड्रेंट वाली भी, शैम्पू वाली, जितना सामान आप बाजार से कंपनी से खरीदते हो ना, वो सारी उन्हीं की है जो नोट छाप रहे हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपके बच्चे को बड़े शहर में नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, आपको मोटा पैकेज दिया जा रहा है, और उस मोटे पैकेज को जहां आप खर्च कर रहे हो उन्हीं को वापस दे रहे हो। अब उसमें क्या होता है, मैंने पढ़ा उसमें, ये क्या करते हैं कंपनी वाले, पहले जमीन लेते हैं, दुकान ले लो या जमीन ले लो, उस पर दुकान बनाते हैं, फिर जिसको उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है वो कहेगा मेरे को आसंद में लेनी है। आसंद में उन्होंने बड़ी अच्छी ज़मीन खरीदी कंपनी वालों ने, पहले क्या पता वही बताएगा जो फ्रेंचाइजी ले रहे ना, क्या पता ज़मीन भी उससे ही करवाएंगे, भाई हाँ कहाँ से करोगे आप, अच्छा वो सर्वे करके जाएंगे वहाँ पे, भाई कहाँ अच्छी रहेगी, कहाँ पैदल ज़्यादा लोग जाते हैं, गाड़ी आती है, तो वो पीछे से वो चीज़ खरीद देंगे,
अपनी दूसरी कंपनी के बिहार उसी से को रेंट पे देंगे, उसी पे रेंट उसी बंदे को देगा जिसको फ्रेंचाइजी लेनी जिसको है। फ्रेंचाइजी लेनी है। वो किराया भी उसी कंपनी को दे रहा है बिल्कुल, और जो उससे ले रहा है उसके रुपए भी उसके उससे दे रहा है। बिल्कुल। जो कपड़े या जूते की Exactly. चीजें तो वो बिना करे आपसे आप ही के कमाई का पैसा वो ले रहे हैं। मतलब वो कुछ नहीं कर रहे, बस वो जमीन का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम ये कर रहे हैं। गांव ये गांव का जो मॉडल हमारा है ये इसी चीज का है कि गांव का पैसा गांव में कैसे रखा जाए, रोजगार और शिक्षा वाला, उस पर फिर हम कर लेंगे चर्चा हम लोग। फिर ये सुनील सिंधु आपकी बात हुई है उनसे? हाँ, अब मैं इसका मेरी अपनी टीम के एक साथी हैं मंजीत करोड़ा, अच्छा, वो उनसे मिल के आए थे अभी 2-3 दिन पहले की बात है। फिर वो बीमार हैं, अभी हॉस्पिटल में थे। उन्होंने कहा था कि बहुत से लोगों का सपोर्ट आ रहा है, फ़ोन भी नहीं सुन पा रहे, इतने कॉल आ रहे वो हैं, हॉस्पिटल में एडमिट थे शायद, हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन बड़ी बात क्या थी, जो असली खेल है वो क्या है उसको समझिए आप। सुनील संधू को बर्खास्त करने से सुनील संधू बर्खास्त हो नहीं जाएगा। जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, सिंघम था हमारा आशीष पानीपत से, हाँ हाँ हाँ, एडीआर है ना। आशीष को नहीं, एडीआर वाला आशीष नहीं, आशीष सिंघम, सिंघम, ठीक है ठीक है। हाँ, तो पीछे से हुआ था पहले। हाँ, ट्रैफिक पुलिस में हाँ था। हाँ हाँ तो सिंघम को सस्पेंड नहीं किया था, टर्मिनेट कर दिया था, हाँ, ठीक है ना। ठीक है। और उसने केस किया, केस लड़ा और केस जीत गया और अब वो नौकरी पे जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है। ठीक है बात। इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंशन किस लिए था? सिंघम को सजा देने के लिए नहीं था, नहीं था। सिंघम को देखकर जो बाकी के पुलिस वाले का जमीर जाग रहा था, जो बाकी के अपना जवाबदेही मांग रहे थे, गर्दन उठाने की कोशिश करने वाले थे, जो बाकी के बोलने वाले थे, ताकि वो वहीं के वहीं चुप हो जाए। ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का सिर्फ एक मकसद होता है सिस्टम का, कि इनको देख करके बाकी लोग ना बोलने लग जाएं। बस हमको उठाया सीआईए ने होटल में, पूरा दिन कूटा, शाम को छोड़ दिया, बोला तुमको सीधा करने का आदेश था। तो मैं कहा फिर हुए तो नहीं हम तो फिर हमने पूछा भी था, मैं कहा किया क्यों तुमने? कंप्लेंट भी नहीं थी, हमने कोई जुर्म भी नहीं किया था। बोला भाई अगर ये तुम्हारे साथ करने के बाद बाकी बहुत से लोग रुक जाते हैं, तो अब तुम्हारे संगठन में बहुत से लोग जो है ना ये कहेंगे इसको भी रगड़ा लग गया तो हमें कौन बख्शेगा, तो वो अपने आप घर बैठ जाएंगे। तो मैं कहा हमारे लोग ये ऐसे इस नहीं चीज में मेरे को एक बात याद आ गई जो आपने अभी बताई है। भाई किसी को पता नहीं चलता, भाई मैं छूट भी गया हूँ, भाई मेरे को डंडे तो लगे हैं मगर मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं छूट गया जेल से। लोगों को ये तो पता चल गया भाई इसको पीटा गया, इसको पकड़ा गया, लोगों को ये नहीं पता इसको छोड़ा क्यों गया है। अब सिंघम की नौकरी पे ज्वाइन करने वाली बात वायरल नहीं हुई, लेकिन सस्पेंड होने वाली वायरल हुई। तो अब इस संधू वाली भी, जो उसका डीएसपी उसको प्रताड़ित कर रहा था, वो उसको धमकी दे रहा था, झूठे केस में फंसा देंगे की धमकी हो रही थी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन में है और उसको बर्खास्त कर दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई, ये तो वायरल हो गई। हाँ। अब जब ये केस लड़के दोबारा से ज्वाइन करेगा सुनील, उस टाइम पर वो वायरल नहीं होगी, तो लोगों के दिमाग में जो रहेगा वो ये रहेगा कि सस्पेंड हो जाओगे भाई अगर तुम बोले तो। इसमें कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रखा था पर जैसे कोई नेता, बड़ा नेता को किसी के बारे में बोल देता है, गलत बात बोल देता है या किसी के खिलाफ बोल देता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसको कानूनी तौर पर बोलनी चाहिए या किसी को इफेक्ट करती है वो बात। मान ली मैंने आपको गाड़ी दे दी, आपको गलत लगे भाई मेरे ऊपर ये गाड़ी दी है इसने और ये गलत बात है, मैं आपके पास केस कर रहा हूँ, कोर्ट में जाएगी बात। कोर्ट में क्या वैसे तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बोलने वाली बात है। कोई बड़ा कोई कहते भाई किसी ने कत्ल कर दिया, वो तो एक अलग चीज़ होगी, एक प्राइवेटी में रखा जाओगा वो चीज़। तो कोर्ट उससे क्या सलाह देता भाई, या तो आप माफ़ी मांग लो लिख के, उस पर आप माफ़ीनामा दे दो और वो मान लेगा ठीक है। फिर दूसरा, क्योंकि उसको पता है वो फंस गया, यदि अगला जो करड़ा होगा ना वो मैं तो केस चलाऊंगा, इसने तो जेल में फाँकूंगा। और बड़े बड़े बंदे क्या होता है, वो बाहर कुछ भी बोलते हैं, कोर्ट में जाके नाम से माफ़ीनामा देकर और बाहर आते हैं। लोगों को ये उसके नीचे जो काम करते हैं ना, नेताओं के नीचे जो काम करते हैं, उनको तो कुछ नहीं पता। उनको ये पता उसने गाली दी और वो चीज़ चल गई, हमारे नेता ने उसको ऐसे लताड़ा, उस नेता को ये क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, गाली दे रही है। उन लोगों को ये तो पता चल गया, उनको ये नहीं पता चला, उन्हें माफ़ी मांगी है जाके कोर्ट के अंदर, मैंने गलत किया है, और वो उसके एवज में वो उससे भी दूना करते हैं। मगर जब वो फंसते हैं, वो नेता उसके पास नहीं आता, ना उसका साथ देता। वो सोचता भाई उस नेता ने तो गाली दी थी, उसको तो कुछ नहीं हुआ। पॉडकास्ट मेरा है, आपने सवाल पूछने हैं।
अबे यही तो कह रहा हूँ ना मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरे को आपने कह जो रहे हो। बात पॉडकास्ट में चर्चा होता है। पॉडकास्ट में चर्चा होता है, हाँ चर्चा इंटरव्यू होती नहीं है। होता। नहीं, आप गलत वे में चले गए। मैं यही तो आपकी बात पे बात बता रहा हूँ मैं मगर वही कह रहा हूँ, आपने लोगों जो को मोहर लगाई है आपने हाँ मेरी हाँ बात पे, वो हो गई। हाँ वो चीज़ है। मगर ये जो चीज़ होती है ना भाई, नीचे वाले जो जिनके पास पीछे बैकअप नहीं होता ना, वो फंस जाते हैं। आप ये कहते हैं भाई आपको बोलना चाहिए, वो बोलने कैसे जो उसके पीछे बैकअप नहीं है ना, तो वो बोलने कैसे? नहीं बोलोगे तो मरोगे, फिर भी मरोगे। फिर ये तो फंसने वाला काम हो गया। आप ये भी कह रहे हो क्या, किससे फंसोगे? बोलना पड़ेगा, और बोल लेंगे तो फंसेंगे। आप एक बात फिर उनको बचाने वाला कौन है? एक बात देखो, फिर इसके हिसाब से तो वो सही है नहीं देखो, भाई, अपने आप को बचा लो। आप किसके लिए बोल रहे हो? जब तक उसके साथ नहीं हो रहा, वो तो यही मानेगा भाई मेरे साथ नहीं हो रहा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, यानी आपको चीज़ें पता लगी कि ये चीज़ खराब है। आप जब बोलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप क्यों बोलोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ गया यदि मैं आज नहीं बोला तो ये प्रॉब्लम कल को मेरे साथ भी होने वाली है। लेकिन जब आप बोलते हो, बोलने के बाद सबसे पहले होता क्या है, उसी सोच के लोग निकल कर आते हैं घर से। जैसे कोरोना वाली वैक्सीन पर जब मैं बोला, मास्क के ऊपर मैंने जब विरोध किया, तो मैं गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तारी की खबर पब्लिक तक पहुंची तो वहाँ पर 100-150 लोग इकट्ठा हो गया चंडीगढ़ में, और थाने के बाहर धरना दे दिया। वो जो लोगों ने थाने के बाहर धरना दिया, वो लोग थे जो बिल्कुल वैसा ही सोच रहे थे जैसा मैंने बोला। बोल तो वो भी रहे थे, लड़ वो भी रहे थे, लेकिन उनको लगा यार अब ये मौका है सारे को ऐसा एक टाइम पर इकट्ठा होने का। तो बोलने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, आप ही की जैसी सोच के आदमियों को पता कैसे चलेगा कि और लोग भी हैं आपके जैसा सोचने वाले। उसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना, बताना ही पड़ेगा चिल्ला चिल्ला के। जैसे भाई हम चिल्ला के बोलेंगे, अब हम बोलते हैं, मैं कहा अपने जितने साथी हैं ना, मैं सबको एक बात बोलता हूँ, मैं कहा एक काम करो तुम लोग ना, गली में ढोल लेके या तबला लेके या ढोलक लेके या वो एक होती है ढपली सी, वो लेके और गली में चले जाओ, और जैसे चौकीदार वो डिंडोरा पीटता है ना, वैसे पीटो कि सुनो सुनो सुनो, हम जनता सरकार मोर्चा वाले आ गए हैं, हम लोग एक विषय पर काम कर रहे हैं, हम शिक्षा मतलब हम क्या कहते हैं, जल जंगल जमीन और जानवर की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि जल जंगल जमीन जानवर को बचाने के लिए, लोकल लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम रोटी बेटी माटी का न्याय मांग रहे हैं, हम खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म करने आए हैं। पूरे गांव से कोई भी आदमी इसी दिशा में सोच रहा है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, या हमारे नंबर पर मिस्ड कॉल कर दीजिए 9518170000 पर, और सुनो सुनो सुनो, ऐसा करके हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आओ हम इन मुद्दों पर बोल रहे हैं और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जो लोग उस दिशा में सोच रहे होंगे, उन लोगों के लिए इकट्ठा होने का एक बहाना हो जाएगा, इसलिए बोलना जरूरी है। ठीक है। एक और मुद्दा अभी रिसेंट वायरल हो रहा है रील्स में और वीडियो में, अरविंद केजरीवाल वाला, सीबीआई कोर्ट वाला, उनको बरी कर दिया गया है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, और वो रोते हुए भी दिखाई दिए हैं, मेरे साथ गलत हुआ था और मैं बरी हो गया। एक और केस था सीबीआई वाला तो, जिसमें जाट आरक्षण में जो लड़के गिरफ्तार किए थे 30-32 लड़के, वो सारे भी बरी हो चुके हैं अभी। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। रही बात अब अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल का केस को आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से देखिएगा। क्या क्या हुआ जब अरविंद केजरीवाल जेल में गया। एक साल पहले, एक साल बाद मेरे को एक जितना तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद क्या क्या हुआ और उससे पहले क्या था। अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, और मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, और मैं अपने दिल्ली के लिए काम कर रहा हूं, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है ना कि नहीं। अब वही व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है घोटाले में कि तुमने पॉलिसी मेकिंग में कुछ गड़बड़ करी, शराब के घोटाले में, तो विरोधियों को यह बोलने का मौका मिल गया कि वो ईमानदार नहीं है, विरोधियों को यह मौका मिल गया कि वो पैसे खा रहा है, तो उसकी पार्टी के लोगों का मनोबल टूटा। पहली बात। दूसरा, लीडर चला जाता, पार्टी का लीडर अगर अंदर हो गया तो बाहर पार्टी कैसे चलेगी किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं पता। जब किसी को नहीं मालूम है तो पार्टी फेसलेस हो गई, तो पार्टी चर्चाओं में रहना बंद होगी। क्योंकि केजरीवाल जहां भी जाएगा
वहां की मीडिया तो कम से कम दिखाएगी ही। दिखाई दिखाई तो क्या कर रहा है वो, तो नेशनल मीडिया की हेडलाइन तो बनेगा ही। तीसरी बात, केजरीवाल के अंदर होने से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक नया चेहरा ढूंढा जो आने वाले 10-15 सालों में तैयार किया जा सकता है। उसका नाम है राघव चड्ढा। आने वाले, मैं उस वक्त, जब मेरी वीडियोस देखना आप, जब अरविंद केजरीवाल वो अंदर अभी गया था, मतलब मैंने अकेला- राघव के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बोला था कि अब राघव जब विदेश गया, अमेरिका गया है ना, परिणीति के साथ उसकी शादी उसी गेम प्लान का हिस्सा है। और जब वो बाहर गया है ना अमेरिका, अब आप देखना अमेरिका से आने के बाद वो बिल्कुल वो मुद्दे उठाएगा जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो आम इंसान अभी के पूरी मुद्दे हैं। चर्चा में है। और आज अकेला के- आम आदमी का एक ऐसा नेता है अकेला- जो सिर्फ वो मतलब अरविंद केजरीवाल से ज्यादा हाइप इस टाइम पे हाँ, इस टाइम राघव राघव चड्ढा को चड्ढा दी की। जा रही है, क्योंकि उन्होंने लेकिन बहुत उसको सारे पद मुद्दे- नहीं दिया जाएगा अभी। राघव चड्ढा आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल का रिप्लेसमेंट टूल है। जब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठप हो चुका होगा, जिसको ये करने वाले हैं, उस टाइम उनका एक एजेंट जो आम आदमी, जो कांग्रेस और बीजेपी का अल्टरनेट बनकर, यानी कि जो कांग्रेस से भी दुखी हैं और बीजेपी से भी दुखी हो जाएंगे, तो उनको, क्योंकि कांग्रेस से दुखी होने के बाद कहां जाए, उसके लिए अंग्रेजों ने बीजेपी बनाई थी। ये आपको शायद पता नहीं होगा। अच्छा, जनसंघ की स्थापना, जो आरएसएस की स्थापना है, वो 1925 में, 100 साल पहले अंग्रेजों ने ही करी थी। जैसे एओ हयूम ने करी कांग्रेस की स्थापना, ये तो आता है कि अंग्रेजों ने करी थी कांग्रेस की स्थापना। तो बीजेपी मतलब आरएसएस का ही रूप है बीजेपी, अच्छा, ठीक। तो वो भी अंग्रेजों ने की थी। उसी सिस्टम के तहत, क्योंकि जो पार्टी सिस्टम है वो अंग्रेजों का है, हमारा नहीं है, ठीक है। उसी सिस्टम के तहत आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया था। अब आम आदमी पार्टी यहां पर एस्टेब्लिश हो गई, नेशनल पार्टी बन गई। अगर वो नेशनल पार्टी बन गई तो नेशनल चेहरा भी होना चाहिए। नेशनल चेहरा अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल के साथ हमने बहुत नज़दीक से उसको देखा है। कम से कम वो बेईमान नहीं है, मतलब ये कंफर्म है। ये तो देखो, ये बहुत confirm सारे है। लोगों से मैंने सुना भी ये है, बेईमान नहीं है। ईमानदार तो है। हाँ, ठीक है। अब चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करता है वो सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर वो बेईमान नहीं है तो वो उनके प्रोपेगेंडा में भी नहीं फंसेगा। नहीं बचेगा। मैंने कहा था कि राहुल गांधी तो इनके साथ लगा ही हुआ है, मोदी के साथ ही, वैक्सीनेशन वाले मुद्दे पर। तो मैंने इसकी पार्टी के बहुत ही करीबी लोगों से कहा, मैं कहा यार ये भी इन्हीं के साथ लग गया वैक्सीनेशन के चक्कर में। तो बोला अरे वैक्सीनेशन के चक्कर में छोड़, मैंने बोला ये भी मिला हुआ है उनसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला से। बोला अगर ये मिला हुआ होता तो सारे वैक्सीन क्यों लगवाते। अब मनीष सिसोदिया ने भी लगवा रखी, मनीष सिसोदिया की वाइफ ने भी लगवा रखी, उनके बच्चों ने भी लगवा रखी, खुद केजरीवाल ने लगवा रखी, लगवा कर अब सारे बीमार हुए पड़े हैं उनकी फैमिली में पूरे के पूरे। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको भी पता नहीं था कि ये फंस गए उस चक्कर में। आने वाले टाइम में भी जब ये केजरीवाल को इसी तरह से डिफेम करने वाले हैं, तो नया चेहरा पार्टी का जो नेशनल लीडर है, क्योंकि राज्यसभा का सांसद उसको इसी तहत बनाया गया है, तो राघव चड्ढा आने वाले टाइम में इसका चेहरा होगा जो कि वहीं से चलेगा। तीसरी बात, आने वाले समय में पंजाब में और वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और इसी 2027 के स्टार्टिंग में चुनाव है। वेस्ट बंगाल और पंजाब बड़े चुनाव बोल रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे स्टेट है। और उसी साल अगस्त में चुनाव, विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है यूपी का, ठीक है। हाँ, अब प्रोपेगेंडा देखिए क्या है। जैसे दिल्ली के चुनाव से पहले इनका स्टार प्रचारक ना हो तो पार्टी के हार के ऊपर किसी को डाउट नहीं होगा। अगर केजरीवाल बाहर होता तो ईवीएम का षड्यंत्र दिल्ली में नहीं चल पाता। तो ईवीएम से पहले से तय होता है कि कौन बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, पहले से तय होता है। लेकिन उसके लिए परसेप्शन बनाना पड़ता है, उसके लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है ताकि लोग रिजेक्ट ना कर दें इसके बनने को। इसी गेम प्लान के तहत उसको गिरफ्तार करके केवल परसेप्शन बनाया गया कि आम आदमी पार्टी इसीलिए हारी कि केजरीवाल अंदर था। असल खेल तो ईवीएम से ही लड़ा गया था। अब दूसरी बात, अब मैं आगे आ रहा हूं, पंजाब और वेस्ट बंगाल का परसेप्शन। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो गया है, काफी पहले हो गया है। कैप्टन अमरिंदर पंजाब का 5-6 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। शायद अकाली में था वो, शायद नहीं, कांग्रेस में था, कांग्रेसी का सीएम था, वो सीएम था। अब कैप्टन अमरिंदर जो है वो सीएम रह चुका है और अकालियों के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है पंजाब में। तो यानी अकाली लीडर्स भी बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस लीडर्स कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में हैं और आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी
उसकी भी इमेज को डाउन किया जा रहा है, भगवंत मान की। तो अब क्या हो रहा है कि वहां पर जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के बिल्कुल राइट हैंड शुभेंदु था ना शायद उसका नाम, राइट, उसका देख लेना उसका नाम आप कर देना, उसके परिवार में से है। शुभेंदु अधिकारी, उसके उसके ही बिल्कुल राइट हैंड को तोड़ करके और सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया था, उसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा किया था पिछले चुनाव में बीजेपी ने। हाँ, ठीक इसी प्रकार से अब मान लेते हैं आम आदमी पार्टी के कोई छोटे से किसी कार्यकर्ता या छोटा लीडर जो ब्लॉक लेवल पर हो, उसको 100-150 करोड़ रुपया दे दिया जाए, जो कि छापना ही है इनको खामखाई, और बीजेपी में शामिल करवा लिया जाए, तो क्या पार्टी की इमेज डाउन जाएगी? क्योंकि रुपया तो अंदर खाते देना है, बाहर आकर तो यही कहना है उन्होंने, हम गोभी जी के नेतृत्व में देश का विकास देखना चाहते हैं, हम मोगली के नेतृत्व में ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में बहुत से लीडर्स अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अचरज मत मानिएगा। मैं तो अभी तो कोई अचरज आता ही नहीं दे भारत अभी देश मैं में, आपको अब बता कोई रहा अचरज हूं, नहीं और होता। अब पंजाब को बर्बाद किए बिना, ये बात पहले मैं की थी आपको एक भाई, बात बता रहा बीजेपी हूं, बहुत ईमानदार आदमी, हरियाणा कांग्रेस में और ईमानदार। पंजाब को बर्बाद किए बिना इस देश के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। और बीजेपी के अलावा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। अब इसीलिए ये जो यूपी आपने के अंदर, ये जो आपने अभी बताया है भाई, ये इसके पीछे का प्लान ये है। हाँ, तो सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन और चल रहा है, उसमें ये चल रहा है भाई, जैसे जब केजरीवाल चुनाव से 3 महीने पहले जेल में गया था, शायद उनको पकड़ा गया था 2 महीने पहले शायद, जितना भी टाइम था, मतलब चुनाव से एग्जैक्ट पहले ही उसको जेल में कराया गया था। वो तो दिल्ली के लिए फ़ायदा होगा बीजेपी को भाई, एक मेन जो लीडर था, मेन मुख्यमंत्री था, वो अंदर चला गया, उसकी इमेज डाउन हो गई, वहाँ पे कांग्रेस का कोई मतलब था ही नहीं, तो सेकंड नंबर पे बीजेपी आती है, बीजेपी जीत गई वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, हरियाणा के चुनाव से पहले वो उससे बेल पर आ गई बाहर, ताकि कांग्रेस की वोट काटने में वो काम आ जाए। क्योंकि बराबरी का माहौल चल रहा था हरियाणा के अंदर भाई, कांग्रेस का माहौल ज़्यादा था, बीजेपी का कम था, और खट्टर साहब का थोड़ा ऊपर निचला सिस्टम चल रहा था भाई, सीएम पद के उम्मीदवार कम है, तो उनको बरी किया गया, वो मेन चेहरा बने हरियाणा के अंदर तीसरे नंबर पर भाई, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यदि केजरीवाल नहीं होता तो मेरा मानना है भी कांग्रेस आती, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा कम था, 39 पॉइंट कुछ ऐसा, कितना फर्क था कांग्रेस और वोट ज्यादा कांग्रेस को मिली थी। हाँ, वोट ज़्यादा मिली थी, परसेंटेज में भी कांग्रेस ज्यादा थी, लेकिन सीट ज्यादा इनकी। हाँ, सीट इनकी ज़्यादा थी। तो जो एक्स्ट्रा जो गैप था ना, वो शेयरिंग वाला, वो केजरीवाल ले बैठा था, और वो फर्क सिर्फ केजरीवाल का इसको इसी के लिए रखा गया है, वो रखा गया था, ट्रांजिशन फेज के लिए रखा गया। अब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई, अब पंजाब में चुनाव है, और आम आदमी पार्टी की स्थिति गिरी हुई है पंजाब में, बिल्कुल नीचे के स्तर पर। बस सबको पता है भाई, आम आदमी पार्टी तो शायद नहीं आएगी, तो ऊपर बच गई अकाली और कांग्रेस। अकाली ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही जाती दिख रही है भाई, बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, तो दोबारा फिर केजरीवाल बाहर आ गए, अब बरी हो गए वो, उसका पेस अच्छा हो गया, वो जीतेंगे तो नहीं, मगर जो उसका फेस है ना, अभी जो मुद्दा चलेंगे, अब धीरे धीरे चुनाव बढ़ेगा, तो उसका एक वोट शेयर जरूर होगा उसके नाम से, और जो वो फर्क है वो बीजेपी को फायदा करेगा, बिल्कुल, नो डाउट। ये परफेक्शन चला हुआ है भाई, अभी भी केजरीवाल को फायदे के लिए ही बाहर किया गया है, गेम प्लान के तहत वो किया गया है। केस से बड़ी इसलिए हुआ है क्योंकि अब पंजाब में बीजेपी को अपना झंडा गाड़ना है, क्योंकि वहां पे अभी मौका है, जैसा हरियाणा के अंदर था। यूपी के चुनाव में अभी यूपी के टुकड़े होने हैं, 3 से 4 टुकड़े योगी के होते हुए, हाँ 4 टुकड़े प्लान चल रहे हैं। मतलब जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक टुकड़ा, जहाँ बहुत गरीबी है वो दूसरा टुकड़ा, और जहाँ लड़ने वाले लोग हैं वहाँ तीसरा टुकड़ा। जहाँ लड़ने वाले लोग हैं वहाँ पर हिंदू मुसलमान करवाया जाएगा, और बाकी यूपी लड़ने की पोजीशन में है ही नहीं। ठीक है, अपना पंजाब और वेस्ट बंगाल हो गया अपना है।
यूपी का भी बता दिया मैंने यूपी का आपको। भी चुनाव बता दिया। अब बात आती है वर्ल्ड में, दुनिया में क्या हो रहा है। और दुनिया में जो हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ चल रही है अभी दुनिया में। ईरान का राष्ट्रपति को मार दिया गया है। और हमारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि ईरान हमारा पुराना मित्र रहा है। पुराना मित्र रहा है, और जिसने हमला किया है और जिसके साथ अमेरिका बैठा है, अमेरिका इजराइल में बैठा है और इजराइल हमला कर रहा है उनके बिहाफ से, वे उनके साथ मिलकर। और युद्ध से कुछ दिन पहले, हमले से कुछ दिन पहले मोदी जी भी इजराइल गए हुए थे। और इवन ये कह रहा है कि इजराइल बाप है। हाँ, सुना आपने वो डायलॉग? और ईरान का उसने कहा इंडिया इज मदरलैंड हाँ, और इजराइल इज फादरलैंड। फादरलैंड। मतलब उस गधे को ये नहीं पता कह क्या रहा है। ये क्या चक्कर है, क्योंकि ये कोई, आप ये वैसे मजाक कर लेना कोई बात नहीं, मगर ये छोटी बात नहीं है किसी की देश के राष्ट्रपति को मार देना, अभी उन्हीं वेनेजुएला की देश में। देखो, अभी जो वेनेजुएला में हुआ था, वेनेजुएला को अमेरिका ने उठा लिया हाँ, और ईरान को इजराइल ने उठा लिया। मतलब क्योंकि मामला, क्योंकि शुरू से तेल वाला चला हुआ है ना? और ईरान अमेरिका के बिल्कुल खड़तल खिलाफ था। ईरान, इराक, वेनेजुएला तीनों में तेल के कुएं हैं। हाँ, ये यही चीज है। ये मामला क्या है भाई, प्राकृतिक ऐसे संसाधन। कैसे, मतलब कितना बड़ा सारी आदमी। दुनिया की लड़ाई नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई है अजय भाई। जाओ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये झारखंड, बिहार, जहाँ उधर लिथियम के भंडार मिले हैं श्रीनगर में, उधर लद्दाख में, जहाँ देखोगे वहाँ सोना, चांदी, चांदी तो नहीं, सोना, हीरे, कोल, कोयला, बॉक्साइट, लोहा, जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ आदिवासियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अब नक्सलाइट आंदोलन कोई खराब आंदोलन थोड़ी ना था। नक्सल एरिया से चालू हुआ, नक्सल जगह का नाम है, कभी आप सोचते हो कि नक्सल शब्द कोई खराब है। उस नक्सल आंदोलन को खराब, मतलब जैसे अराजकता शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है अराजकता, बहुत अच्छी व्यवस्था है अराजकता, बहुत अच्छी, शानदार। अराजकता का मतलब क्या है पता है आपको? जहां कोई किसी का राजा ना हो, कि यहाँ हम चार लोग बैठे, खुद का मालिक हो इंसान, और हम सारे के सारे अपने मालिक हों, और हम चारों मिलकर तय करें कि हमें इकट्ठा कैसे रहना है। तो ये कोई खराब सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं, शानदार है। तो बिल्कुल। यानी हमारी जो व्यवस्था है, वैसे ये अराजक व्यवस्था ही है। जो ये डेमोक्रेसी होती है ये अराजक है, राजा नहीं है, कोई प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, चुनाव। लेकिन अराजकता को ये लोग गलत साबित करते साबित हैं। इसी तरीके से नक्सली को, इसी तरीके से ये मुस्लिम शब्द को, मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे प्रोपेगेंडा है, ताकि मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक करने के लिए माहौल बनाया जा सके। इंडिया के लोग उसके खिलाफ ना बोले, इसलिए पहले मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना और फिर मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि मुस्लिम देशों के अंदर प्राकृतिक रिसोर्सेज की भरमार है। आप इस बात को समझिए, ये पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटने की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और अब आप देखो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध कितने दिन चला? बहुत टाइम होगा, 13 महीने। 13 महीने। 2027 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री कितने दिन रहा? 13 साल। नरेंद्र मोदी को 13 साल प्रधानमंत्री बने हुए कितने टाइम हो जाएगा? 2027 में। और मैंने आपको क्या कहा था कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस लेंगे 2027 में, क्योंकि 13 साल पूरे हो रहे हैं। 13 देश खिलाफत में होंगे और लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाएगी। पूरा खेल स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। जैसे आप बातें कर रहे हो ना, हम्म मेरे को लगता है आपको बाबा बन जाना चाहिए। जैसे आप भविष्यवाणी करते हो ना, 13 साल, 13 महीने, 13 दिन, 13 सेकंड, मतलब देखो, है तो एक कॉन्स्पिरेंसी, कह देते हैं भाई हाँ, हम ये चीज़ यहाँ से मिल रही है तो ये हो सकता है। तो बातें तो सारी यहीं पे है। जब वो चीज़ हो जाएंगी, फिर क्या फायदा? वो चीज़ हो जाएंगी और तब माना जाएगा भाई हाँ, उसने सही कहा था। मेन बात ये रहती है। मगर इसमें ये होता ना, कई बार कोई भविष्यवाणी कर देता है, उसने भविष्यवाणी 3-4 भविष्यवाणी कर दी, ये मैं बैठा हूँ, मैं 3-4 भविष्यवाणी कर दूँ भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति कल को मोदी होगा, हो तो कुछ भी सकता है, ये तो पता नहीं। मैंने 3-4 कर दी भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी हो सकता है,
राहुल गांधी हो सकता है, ट्रंप हो सकता है और दोबारा ओबामा आ सकता है। ये भविष्यवाणी अब होगी, कल को जाके ओबामा दोबारा से राष्ट्रपति बन जाए तो मेरी ये बात चलेगी बस, हाँ उसने भविष्यवाणी की थी और ओबामा राष्ट्रपति बन गया। मगर कोई ये नहीं देखेगा मैंने मोदी का भी नाम लिया था, मैंने उसका भी नाम लिया। आपने सारी चीज़ बता दी भाई, 13 महीने इतने दिन बाद इतने ये चीज़ मिली हुई है, मगर इस चीज़ को मानने कैसे लोग? मैं तो ये नहीं कह रहा कि 2026 में होगा, मैं नहीं कह रहा 2028-29 में होगा। मैंने कहा है एजेंडा 2030 क्या है, 2030 तक आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। 2030 तक रोबोट्स की आर्मी लाना चाहते हैं। 2030 तक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं। 2030 तक 6G को इंस्टॉल करना चाहते हैं। 2030 तक आपकी ज़मीनों के अधिकार, आपके परिवार और आपके मकानों का अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं। 2030 तक ये हर आदमी के अंदर कोई ना कोई इंजेक्शन डालकर नैनो रोबोट्स उसके अंदर डालना चाहते हैं। 2030 तक यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है। 2017 में उनके ट्विटर अकाउंट पर आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम नंगड़ होंगे, तुम भिखमंगे होंगे, लेकिन खुश रहोगे, गारंटी है। ये लिखा हुआ उसमें, मैं नहीं कह रहा, वीडियो पड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वीडियो 2017 में सर्च करके देखो, उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, बोल रखा है उसमें, बिल्कुल वीडियो है यार बकायदा। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बकायदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पिछली जो समिट हुई थी, जिसके अंदर योगी भी गया था और जिसमें शिबू सोरेन भी गया था, झारखंड का जो मुख्यमंत्री है। शिबू सोरेन इसलिए गया था क्योंकि वहाँ के सारे संसाधन उनको देने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को वहाँ लेके जा रहा है वो। और ये योगी इसलिए गया था क्योंकि अब यूपी को तोड़ने का समय आ गया है, हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए वो बताने के लिए गया था, सारे संसाधन कैसे देने हैं, समाज को कैसे तोड़ना है, उसकी ट्रेनिंग लेने गया था। ठीक है, अब आप ये देखिए कि उनके 13 साल हो रहे हैं 2027 में, और इनको एजेंडा लगाना है 2030 में, जो एजेंडा लेके आना है, तो 3 ही साल बचे हैं। उस दौरान क्या क्या होने के चांसेस हैं? इनको युद्ध करवाना है, मतलब बेसिकली देश में केओस लेके आना है। केओस का मतलब है सब कुछ तहस नहस दिखाई दे, सब कुछ, ताकि लोग नई व्यवस्था मांगे, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे हो जाए, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार रहें, कोई किसी के ऊपर भरोसा ना करे, सब कंगाल हो जाएं, सब कर्जे में हो, किसी के पास कोई रास्ता नजर आने का कोई उम्मीद की किरण नजर ना आ रही हो। सारे समाज में सरपंच पे यकीन आपको है, तहसीलदार पे है, डीसी पे है, मास्टर पे है, डॉक्टर पे है, नेता पे है, मुख्यमंत्री पे है, सबको चोर मानते हैं सारा समाज। मतलब जिनको आपकी व्यवस्था में टॉप पे बिठाया गया है, उन्हीं के बारे में पूरे समाज की धारणा गलत है। तो अब समाज में सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि सब खत्म हो रहा है। अब आप नई व्यवस्था खुद बनाओगे या किसी को कहोगे कि हमें ये चाहिए? इसके लिए इतने सालों तक आंदोलन करवाए गए हैं और हर आदमी को ये यकीन दिलाया गया है, हमको सरकार से मांगना है, हमको मांगना है, हमको मांगना है। पैदा होते ही बच्चे को इंजेक्शन फ्री मांगना है, फिर बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाओ तो उसकी वर्दी मांगनी है, उसकी किताबें मांगनी है, उसकी फीस और स्टाइफंड मांगना है, फिर दिन में मिड डे मील मांगना है, बड़े हो जाओ तो बेरोजगारी भत्ता मांगना है, फिर और बड़े हो जाओ विधवा पेंशन मांगना है, रंडवा पेंशन मांगनी है, बुढ़ापा पेंशन मांगना है, 5 किलो अनाज मांगना है, दाल मांगनी है, तेल मांगना है। भिखारी बना दो पूरी जनरेशन को, ताकि इनके बच्चों को 2050 में 60 में बताया जाएगा कि 2025 और 2026 में तुम्हारे माँ बाप भिखारी हुआ करते थे, तुम्हारा दादा भिखारी था, बच्चे पालने के पैसे लेता था, लड़की पैदा हो जाए तो पैसे खाते में डलवाता था, पालने के पैसे नहीं थे, शादी होती थी तो कन्यादान योजना के नाम पर पैसे लेते, शादी के नाम पर भी पैसे लेता था, बाप दादाओं की सेवा करने के लिए बुढ़ापे पेंशन लेता था, विधवा हो जाए घर में उसको पालने का पैसा लेता था, बच्चों को खिलाने की औकात नहीं थी, इसलिए मिड डे मील हम दिया करते थे। नहीं बुलाएंगे क्या? क्योंकि कागज में एंट्री हो रही है कि 85 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। 5 किलो अनाज 100 रुपए का आता है, 20 रुपए किलो रेट लगाओ, 100 रुपए पे पूरा दिन लाइन में खड़े रहते हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है। सोचो, कागज में एंट्री हो रही है कि पूरा देश भिखमंगा है, और आपके बच्चे गर्व से आंख उठाकर छाती चौड़ी कर कभी नहीं बोल पाएंगे कि हमें भारत पर गर्व है।
पूरे भारत को भिखमंगा बनाने का गेम चल रहा है। इधर से आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो, इधर से जातियों में तोड़ा जा रहा है, उधर से धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, इधर गृह युद्ध की तैयारी हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, एनवायरनमेंट खराब किया जा रहा है, रिवर्स बोरिंग करके पानी खराब किया जा रहा है, फैक्ट्रियां लगा लगा के बदबू फैलाई जा रही है, सब जगह बर्बादी करवाई जा रही है। ये प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि आप कहो इस गांव में कुछ नहीं रखा, यहां से भागो, फिर शहर में आ जाओगे, अब असंध में बहुत भीड़ हो गई है, यहां से भी कहीं दूर जाओ, इस जगह पे नहीं रहना, फिर कहीं और जाना, फिर कहीं और जाना, फिर कहीं विस्थापित होते जाओ, क्योंकि विस्थापित आदमी शरणार्थी होता है और बाप दादाओं की जमीन पर रहने वाला आदमी वहां का मालिक होता है, ये उनको पता है। इसलिए हर आदमी को विस्थापन दिया जा रहा है, सब अपनी अपनी मूल जगह छोड़कर जा रहे हैं। असंध में काम करने आ रहा है बिहार से आदमी, और बिहार में काम करने जा रहा है असंध से आदमी, बेंगलोर में काम करने जा रहा है, दिल्ली से आ मेरे रहा को है। एक बात बताओ, ये आखिरी क्वेश्चन अपना, और मैं चाहूँगा आप इस चीज़ का जवाब दो। मैं जानता हूँ आप कुछ के जवाब दोगे, मगर मेरा उम्मीद है बना भाई हाँ कुछ ना कुछ सही जवाब दो आप मैंने इस बात का, जो मैं चाहूँ भाई हाँ ये जवाब तो देना चाहिए लगता है आपने। जितनी भी चीज़ें हो रही है आज, कुछ भी हो रहा है आपके हिसाब से या किसी और के हिसाब से, आप मानते हो भाई ये चीज़ गलत हो रही है, आप मुझे एक या दो चीज़ ऐसी बताओ जो आपके हिसाब से सही हो रही है बस। और आप ये नहीं कह सकते सही चीज़ कुछ हो ही नहीं हो रही कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं भाई जो खिलाफ पताड़े बैठे हैं आपके, जो आपके विरोधी हैं या कुछ भी हैं, आपने गाली दे होंगे सारे, वो एनू भी कह बलारा साहब ने यह बात तो सही कही हमारा बारे में भाई हाँ या तो चीज़ ठीक हो रही है, बस सारी वो गलत को नहीं करता, बस सारा देश का नाश हो रहा है। दो एक चीज़ इसी बताओ ना, हाँ भाई यह चीज़ तो ठीक हो रही है, देखो इस चीज़ में मैं बंदे ठीक है। पहली बात तो मैं यहाँ किसी गंदा काम करने वाले आदमियों का अच्छे के लिए प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, मैं वो चीज़ कह ही नहीं रहा ठीक भाई है। अच्छे दूसरी बात, अगर सिस्टम में बैठा किसी पद पर बैठा कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको सैलरी उसी के लिए मिलती है, वो करना उसका फर्ज है, और उसके गुणगान के लिए उसको सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल बजट में एलोकेट होते हैं लोक कल्याण विभाग द्वारा, जनसंपर्क जनहित में जारी, रेडियो पे, एफएम पे, टीवी पे, बैनर पोस्टर में इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा मिलता है, तो अपने अच्छे कामों का एडवर्टाइजमेंट वो कर लेंगे। जनता और मीडिया को हमेशा सिस्टम के खिलाफ उनकी कमियों को बताते रहना चाहिए। बाकी आपने पूछा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, एक ही चीज़ अच्छी हो रही है आज के टाइम पर कि इन पूरे सिस्टम को लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग इस सिस्टम को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ यही अच्छा हो रहा है। मैं जानता था ये जवाब दोगे आप। जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है, 23 तो मार्च आप को अपने- तालकटोरा फिर स्टेडियम वही में बात होगी। पेरेंटिंग पर फिर- एजुकेशन का सेमिनार कर रहा है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को पालने की परवरिश करने की बात कर रहा है, 100% एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बने इस पर बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, धर्म और खेती से पूंजीवाद का खात्मा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम हो रहा है। और हम आपको इनवाइट भी करते हैं 23 मार्च तालकटोरा स्टेडियम में, आप परिवार सहित बच्चों की परवरिश पर बात करने के लिए आइए सुबह 10 बजे। फिर ये बताओ आप एक बार, एक दो क्वेश्चन और बता दो मैंने, बताओ, पूछो। आप जवाब दे दें, मेरा नहीं, मैं वही जवाब बात दूंगा, है। मैं किसी जवाब से नहीं भागता। इस यो जवाब भी आपने देखिए- अपनी तरफ एक मैं दिया नहीं, देखो एक बात बताओ अजय भाई, भाई, कुछ तो ईमानदार, आपका ईमानदार कहीं पे भी माना तो कहीं पे ईमानदार भी होंगे, तो मेरे को पता है। देखिए पे मैं व्यक्ति ऐसी की दो बात, चीजें पूछ मैं रहा व्यक्ति आपसे। पर बात, देखो अजय भाई, भाई जो लोग आपको उस चीज के लिए गाली देते हैं भाई इस चीज को ये गलत देखो- कहता है, देखो, कुछ तो ऐसी दुनिया में कोई तो चीज होगी भाई, अजय जो भाई, ठीक होगी बस। अजय भाई मैं सिर्फ यार मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ, कोई भी आपकी बातें सुनता है, आपके बिना बात करे तो ऐसे लगता है भाई हाँ ठीक, आज दिन सुबह बहुत बढ़िया निकल रहा है, सूरज अच्छा है, मौसम बढ़िया, हवा अच्छी है, आज का दिन बढ़िया कटेगा। मगर जैसे ही आपकी बातें सुनने लग जाते हैं लोग, या मेरा वर्गा या कोई दूसरा बंदा, तो ऐसा लगता है भाई बस बम का गोला पड़ने वाला, वैसे ही मरने वाले, यहाँ पे सांस रुकने वाली अपनी कड़ी तक कोई पंप का आवागा मारागा, इसी जहर पिलाओगा उसमें और खत्म होने वाला है। डॉक्टर भाई दवाई लेकर आया था शाम ने, कदे उसे में जहर हो बेमर्जू में, मगर वो कुछ नहीं रहा। मगर आपकी बात सुनकर हर बंदा ये महसूस तो जरूर करता होगा, अरे कमेंट में जरूर बताया भी देंगे कोई तो बंदा, एक आधा बंदा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाई,
दुनिया में आपकी जो आपने देखा है, रिसर्च कराया, जो भी कराया आपने, वो कुछ तो ऐसी चीज़ होगी भाई, ये चीज़ देश में बढ़िया हो रही है, या इस सरकार ने यो काम इतना एंडी कर रखा, इसकी तो मैं तारीफ कर सकूँ। आपनों को ना भाई, मीडिया को या लोगों को सरकार के गलत कामों के विरोध करना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ करना चाहिए, मगर उसके ऊपर यदि को सरकार सही काम भी कर रही है ना, किसी भी सेक्टर में, किसी भी तरीका, कोई भी आदमी, उसकी तारीफ भी तो करनी चाहिए। ऐसा तो क्या ही हो गया भाई, मुझे सभी कोई सरकार गलती करती है। देखो, मैंने कुछ पैमाने बनाए हैं देश की तरक्की के, और आपके अगर पैमाने हो तो आप बता देना। ये देश तरक्की में तब माना जाएगा जब लोग आज़ाद महसूस करते हो, आपस में प्रेम प्यार हो, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, और पावर उनके हाथ में हो, और नेता उनके हिसाब से नीतियाँ बनाए। उनके बच्चों के लिए नज़दीक में ही शिक्षा की व्यवस्था हो, वो शिक्षा उनको रोज़गार देती हो, उनको जीवन जीना सिखाती हो, उनका प्रेम बढ़ाती हो, उनके जीवन में शांति लाती हो, और असल चीज़ों की जानकारी देती हो, और वो जीवन को अच्छे से प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए जी सके। ये मैंने तरक्की की परिभाषा रखी है, और बीमार ना हो। मैं अब तरक्की आप की बात तो बता- कर ही नहीं रहा ना, मैं सिर्फ सही चीज की बात कर रहा हूँ। यही सही है, तरक्की भाई, ही सही है। चल आप ये बताओ, यही सही है ना? आप ये बताओ, अगर आप खुश ये हैं बता तो दो, सही है, ये अगर मैं- आप दुखी हैं तो अब मैं सही नहीं मान देखो, सकता। ये तो आप थॉटफुल बात आप कितनी भी कर सका, मन ने भी आवा है, आपने भी आवा है, मगर मैं सिर्फ रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो मैं reality पॉइंट आप सीधी बात छोड़ो, मैं भी तो reality मैंने में पूछूं, कांग्रेस में सबसे बढ़िया बंदा कौन लगा है जो काम बढ़िया करा है और ईमानदार आदमी है? सिर्फ एक बंदा का जवाब दे दो मैंने। किसी भी पॉलिटिक, कोई भी, देखो, कोई भी नेता, मैं- कोई भी कार्यकर्ता हो, आपने इसे लगा भाई यो बंदा एक काम बात- कर सका है और इन्हें करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे लिए काम क्यों करेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखो आप फिर वही उसी चीज में जा यार रहे हो। कांग्रेस मैं जो पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं क्यों आप सीधा जवाब दे दो मेरे मैं को। क्यों कांग्रेस की एडवर्टाइजमेंट करूं भाई, उसके नेता की? मेरा क्या लागे, मेरे साढ़े लागे में, मेरा क्या लागे वही है, बात होगी, आप तो वही बात लेके मेरा चल क्या रहे हो। लागे, मेरा क्या लागे भाई, कांग्रेसी? मैं कहना है मतलब भाई, मेरा क्या देश लागे राहुल बर्बाद है। गांधी यार? कहना एक बात मतलब बता, देश बर्बाद है। सत्ता में जो गलत हो रहा है उसको समाज को उसकी मुखालफत करते हुए समाज को सच्चाई बताना और उसके खिलाफ बोलना, ये विपक्ष का धर्म है। वो अपना काम कर रहे हैं, शान थोड़ी कर रहे किसी के ऊपर। फिर विपक्ष तो हर चीज का खिलाफत करती है, हर एक चीज की, करनी कोई ही चीज चाहिए, नहीं। करनी ही चाहिए। इसका मतलब ये बताओ भाई, हर एक चीज सरकार गलती करती है हमेशा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये मान लो कांग्रेस सत्ता में आ जाए और बीजेपी विपक्ष में हो, बीजेपी हर एक चीज का विरोध करेगी, हर एक चीज को करेगी। फिर ऐसा तो नहीं करनी होगा हर चाहिए। एक चीज ही विरोधी करना विरोधी चाहिए, चीज हो, करना चाहिए। हर एक चीज विरोध मैं इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो, मीडिया और तंत्र में बैठा आदमी अपनी एक सच्चाई बताता है, अपनी सच्चाई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। मेरा जवाब संपूर्ण नहीं होगा। मेरी कही हुई बात एक तरफा है, जो मुझे दिखाई देती है, जो मुझे समझ में आती है। आपको कुछ चीजें इसके अलग भी दिखाई दे सकती हैं, तो उसका तो खुलासा आप ही करोगे ना। कि तंत्र में बैठा व्यक्ति कहेगा कि ये अच्छा हो रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाएगा, लेकिन विपक्ष बताएगा नहीं ये हिस्सा भी है, यहां ये गलत भी है। तो उसका काम ही ये है, यही करना चाहिए, यही होना चाहिए। एक पक्ष एक अच्छा बोले, एक उसके उलट बोले। पक्ष और विपक्ष के बिना, बैलेंस बनाए बिना कभी भी ये सृष्टि नहीं चलती। बैलेंस इज द ओनली थिंग ये सृष्टि चलती है। तो इसलिए अगर सब एक पक्षीय हो जाएंगे, सभी एक रंग में रंग जाएंगे, सभी एक सोच में बदल जाएंगे, सभी एक तरह के हो जाएंगे। सोचो आप सारे सब कुछ सफेद हो जाए, बताओ कैसा लगेगा आपको? ये पॉडकास्ट की सेटिंग करने के लिए येलो लाइट अलग से, व्हाइट लाइट अलग से, पीछे दीवार का रंग ये, फिर हरा रंग भी, फिर येलो भी, फिर व्हाइट घड़ी भी, फिर ये कितना सारा लाना पड़ा आपको, क्योंकि खूबसूरती विभिन्नता में है, अलग सोच में। अलग सोच ही इस दुनिया की एग्जिस्टेंस को सच बनाती है। और आपकी और मेरी सोच अलग है, हम दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए कि तुम अलग सोचते हो, मैं अलग, तो अलग होना खूबसूरती को बढ़ा रहा है। मैं क्यों आपके हिसाब से सोचूं और बोलूं, और कोई भी आदमी मेरे हिसाब से क्यों सोचे और बोले? बलारा साहब ये कह रहे हैं भाई, जो भी बातें उन्होंने बोली हैं
वो उनके विचार मेरे हैं। विचार है ये। आपको हाँ। मानना है या नहीं मानना है ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं। है। उसको सही और गलत बताना ना या साबित ना करना ना ना वो ना उनके ऊपर ना है। ना बिल्कुल फिर अभी नहीं। आपने ये ना, बात ना, ना, करी सुनो मेरी बात। भाई ये मेरे व्यक्तिगत अरे भाई विचार है जो मैं इसको बात कर सुनो रहा हूं। यार मेरी बात को, ये मेरे व्यक्तिगत विचार और मेरी समझ है। आपको केवल ये सुनना है और अपनी समझ डेवलप करनी। हाँ अब यही तो कह रहा हूं ना हाँ, मैं। ना गलत सही नहीं होता कुछ भी। देखो किसी के हिसाब से सही गलत होता है। देखो आप मैं कुछ कह दूं भाई काला नीला है तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। वो काला काला ही दिखेगा ना किसी की आंख खराब हो सकती है जो हरे को पीला दिखती हो, फिर वो आंख का कसूर है ना, उस कलर का कसूर तो नहीं है ना। तो बोलने वाले की भी गलती नहीं है ना, क्योंकि उसको बचपन तो से मैं उस चीज का तो कसूर बता ही नहीं रहा ना। बचपन से जो उसे मैं पीला कलर की दिखाई बात दे रहा कर है हूं ना उसकी कि मम्मी आंखों उसे ग्रीन कह रही है। नहीं तो फिर ये तो दुनिया भी फेक ही है फिर तो। हाँ बिल्कुल। और आपको क्या लगता है इसमें कुछ भी सच है? फिर आप जो ये बातें कर रहे हो फिर ये भी फेक है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट थोड़ी है आपको। इसमें क्या शक है आपको, बताओ। फिर मुझे तो मेरे ऊपर भी शक हो रहा है मैं यहाँ दुनिया में हूँ भी या नहीं हूँ। नहीं है, मैं नहीं हूँ। ना जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मतलब आपकी आंखें खराब है ठीक है, मेरी आंखें ही नहीं है, आपकी आंखें नहीं है। हैं? ये सत्य है ही नहीं कि मेरी आंखें हैं। आपको जो आंखें दिखाई दे रही है क्या पता क्या हो। आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम मतलब क्या? आप बताओ आपका नाम बताओ, कुछ तो होगा आपका नाम। किसका नाम पूछ रहे हो आपका आप? नाम अरे ये गहरी बात हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, बहुत गहरी। तुम इस शरीर का नाम पूछ तो रहे ऐसा हो है, और मैं अभी- कुछ और हूँ। अभी- तुम अभी- पूछ रहे हो वो शरीर का नाम, अभी नाम उस परम पिता का, अभी- और इस शरीर को कुछ और कह के डॉक्टर साहब की मेरी लड़ाई हो जाएगी। आप इस पॉडकास्ट ने यहीं तक रखते मैं हैं। बताता जितने हूं। मुद्दे हो चुके देखो, शायद मैं कवर हो तुम्हें एक चुके हैं। साइंटिफिक बात बताता हूँ अजय भाई, सब लोग जितने दर्शक हैं उनको बताता हूँ। ये किताब है, इसका फ्रंट पेज देखो, ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक, ये ऑरेंज, ये रेड है ना। ये 4-5 कलर इसके डिज़ाइन में है। कोई भी चीज़ हमें ब्लू कब दिखाई देती है और वाइट कब दिखाई देती है और ब्लैक, इसका एक साइंस है। मैं इसको समझना, एक मिनट बस मैं ये समझता हूँ, मेरे को जस्ट पता है। 60 सेकेंड्स, नहीं उससे आगे का नहीं पता, बस मैं उसको जोड़ने की बता रहा हूँ। अगर प्रकाश में 7 रंग हैं, अगर वो चीज़ 7 के 7 रंग अवशोषित कर ले तो वो ब्लैक दिखाई देती है। हाँ पता है। अगर वो 7 के 7 रंग एमिट कर दे यानी छोड़ दे तो वो वाइट दिखाई देती है। तो अगर वो ब्लू कलर का उसमें पिगमेंट ऐसा है कि वो ब्लू कलर को छोड़ दे और बाकी के रंगों को अवशोषित कर ले तो वो ब्लू दिखाई देती है। इसका मतलब जो चीज़ ब्लू दिखाई दे रही है उसने ब्लू रंग छोड़ दिया है, यानी उसमें ब्लू रंग नहीं है, बाकी के सारे रंग इसने अवशोषित करे, यानी इसमें ब्लू रंग को छोड़ के बाकी सारे रंग है। फिर मैं यानी जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है उसमें ब्लू नहीं है, फिर डॉक्टर मतलब साहब- बाकी सब रंग हैं उसमें लेकिन डॉक्टर दिखाई साहब, ब्लू दे रहा है। देखो। तो इस धरती पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है जो पता दिखाई दे है रहा है। जिस हिसाब से आप आगे जा रहे हो ना, मैं सिर्फ नॉर्मल बात थी, ये ब्लू दिख रहा है ना मेरे को, तो ये ब्लू ही है ना ये ब्लू मैं- नहीं है, ये मैं- ब्लू दिख रहा है, ये यदि ब्लू मैं नहीं है, आपको- यही बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक तो मैं कहूँ पृथ्वी चंद्रमा के पास है, और एक मैं कहूँ पृथ्वी आकाश गंगा के इतने अंदर से इसके पास से इसके पास के इतनी दूर इतनी सी है। तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को चंद्रमा दिख रहा है और मेरे चंद्रमा और पृथ्वी का गैप पता है, तो मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा कि चंद्रमा के इतने दूर पृथ्वी है। ये मेरे को नीला दिख रहा है तो छोटे मेरा लाल- मतलब में नीला ही है। छोटे लाल तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू चांद ने पृथ्वी ने न्यू देखा है, तू ताले देख नहीं यारी देख फिर आपने बात घुमा दी, है नहीं। फिर घुमा दी आपने बात। ई बाप रियलिटी पे आ गए जब तो आप साइंस पा रहे थे। मैं कह रहा हूं, जब तो मैं उसने साइंस देखा पाया, लग रहा। जब मैं साइंस पाया फिर आप धरती पे आ गए। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं, ये उल्टी बात नहीं है यार। न्यू चल रहा है सारा। ये बाप ने कहा भाई ये चीज काला भी है उसका है, मैंने काला तो मेरी रियलिटी मैंने दिखने लगा नीला है वो, तो मतलब ये नीला है। आपकी आंखें तो आपने काला दिखता होगा तो काला होगा। यदि मैं आपको ये कहूंगा ना भाई ये काला है फिर गलती है मेरी, मैं कहता ही नहीं। देख मेरे को क्या मतलब आपको क्या दिख रहा है? देखिए सुन मैं मेरी आपको बात। नीला और काला दिख रहा है, अरे मेरा क्या सुन मेरी मतलब? बात, मेरी बात सुन ध्यान से। तने यह चीज नीली दिखाई देवा है हाँ नीली है ये। और मान लो मेरी यार सुन तो लेना पहले, फिर सुन तो ले आपने पूछा मैंने बता तो ले एक दिया। बार। हाँ बताओ। तने यह नीली दिखाई देवा है। हाँ मेरे को बचपन में मेरी आंख खराब हो गई मान लेते हैं, और मुझे जो चीज़ नीली है वो पीली दिखाई देवा है, ठीक है। अब जो मुझे सिखा रहा है मेरा टीचर या मेरी मम्मी, वो जब इस चीज़ को दिखाएगी तो वो बोलेगी ब्लू। तेरे को दिख रहा है ये ब्लू, मुझे दिख रहा है उसके लिए रियलिटी अलग है। सुन लेना यार एक बारी। हाँ बोलो बोलो। तने दिख रहा है यो ब्लू, हाँ मने दिख रहा है यो येलो, लेकिन येलो देखते हुए भी मैं इसे बोल रहा हूँ ब्लू, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया कि ये ब्लू है। मुझे दिख येलो रहा है, मैं बोल ब्लू रहा हूँ, तुम्हें ब्लू दिख रहा है, तुम ब्लू बोल रहे हो, और मैं दोनों ब्लू बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बचपन से ही मुझे येलो को ब्लू दिख। उसको नहीं पता है कि मेरी आँख खराब है जो बता रहा है,
मुझे तो जो रंग दिखाई दे रहा है उसको लोगों ने ब्लू बोला तो मैं उसे ब्लू बोल रहा हूँ, बस इसको समझो। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो बहुत दूर की बात है। फिर मैंने क्या था आपने तो बताओ। मैंने बात तो आपने छेड़ी थी, मैंने थोड़ी तुमने छेड़ी कहा थी। था आंख खराब होने की बात, मैंने कही थी आपने आंख मैंने खराब कही होने थी की बात दृष्टि आपने की कही बात, थी। मैंने कही थी दृष्टि की बात, जिसकी जैसी दृष्टि। तुम मुझे वो दिखाना चाहते हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, बात लेकिन मुझे रियलिटी कुछ की हो और रही थी। दिखाई दे रहा है। बात जो रियलिटी मुझे दिखाई देगा मैं वो बोलूंगा, जो तुम्हें दिखाई दे वो तुम ठीक है। बोलो। भाई कैमरा बंद कर दो, बाद में हम लड़ांगे। अच्छी बहस होगी, उसका अलग था पॉडकास्ट ले आऊंगे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि लोगों ने लड़ाई झगड़े देखना थोड़े ज्यादा पसंद है। इस पॉडकास्ट में थोड़े ज्यादा आईपरा सिस्टम होया नहीं ना, होया मेरा नहीं? नू था। हाँ होया नहीं। थोड़ा कूद लिया फिर। एक पर्सनल कराएंगे बढ़िया पॉडकास्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके आप लिए सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आपने हिंद, जय जोहार। आपने इतना साइन कराया बलारा साहब को,